Hi all, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari, and today, as you can see, we're going to talk about the subject called as intellectual property rights, law and practice. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई थिंक मैं इस पूरे वीडियो की ड्यूरेशन में आपसे शेयर करूंगा वो ये कि जैसे कि आप जानते हैं दिस सब्जेक्ट ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स 100 मार्क्स का ये पेपर है. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज कि इसके अंदर जो भी पूछा जाएगा एज पर द ICSI कैरिकुलम दैट विल बी बेस्ड ऑन द ओपन बुक रीडिंग, यानी अपने एग्जाम्स में आप बुक लेके जा सकते हैं. सो यस, आपने सही सुना, एग्जाम्स में you can legally go with the book in your hand, and definitely you can also take scanners, notes, whatever you like related to the subject. You can definitely take that in the examination hall. Now I think अगर यहीं पे ये बात मैं ख़त्म करके further start करूँ वो गलत होगा, because of the reason कि the twist in this is कि इसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स का होगा. आज तक डेफिनेटली अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो प्रोफेशनल में पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, या मे बी एक जनरल ओवरव्यू के लिए अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं. सो थ्रू आउट द लाइफ हमने बहुत एग्जाम्स दिए होंगे, शायद बहुत देने बाकी भी होंगे. अभी हमने बहुत बार 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स में भी, शायद 20 मार्क्स में भी, आई एम नॉट श्योर इतने मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता भी है, बट मे बी इतने मार्क्स तक के ही क्वेश्चंस किए होंगे. Now this is the first time शायद in our life, in the life of at least for sure a company secretary or a student which is obviously working hard to be a company secretary, उसकी लाइफ में ये पहला मोमेंट होगा जहाँ पे 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. वो डेफिनेटली इस पूरी बुक के कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इस पूरी बुक के बेसिस पे ही आएगा, कुछ भी आउटसाइड नहीं पूछा जाएगा. अगर किसी ने भी सही से आई थिंक ये जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ सुनेंगे आप उसे, आई थिंक यू विल बी श्योरली टारगेटिंग समवेयर अबाउट 65 to 70 मार्क्स एट लीस्ट. नाउ इससे ज़्यादा इट्स अप टू यू, द वे यू राइट, द वे यू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू राइट, ये तो आप पे है, बट डेफिनेटली इतने मार्क्स आई थिंक मोर देन लाइकली गारंटीड ही हैं अगर आप सही समय इसको डिवोट करेंगे. नाउ आज क्योंकि चैप्टर 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो डेफिनेटली आज हम चैप्टर 2 पे आएंगे डायरेक्टली, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस चैप्टर के अंदर पेटेंट के बारे में बात करी गई है. एंड पेटेंट, इफ आई टॉक अबाउट द होल कैरिकुलम विच इज बीइंग डिवाइडेड टू अराउंड 12 to 13 चैप्टर्स इन दिस बुक. सो 12 से 13 चैप्टर जो भी इस बुक में हैं. अगर मैं बात करूं द टाइप ऑफ कंटेंट इन दिस बुक, सो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 5th and 6th. सो मेजरली 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं ये तो प्योरली पेटेंट हैं, और बाकी फर्स्ट चैप्टर में भी हमें मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे पेटेंट का रेफरेंस मिलेगा. सो यानी पेटेंट एक ऐसा चैप्टर है, पेटेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि हम उसको एस्केप कर दें. सो आइए आज उसी के बारे में बात स्टार्ट करते हैं. डेफिनेटली अगर आपने मुझे अभी तक YouTube पे ज्वाइन नहीं किया है, सो जस्ट सर्च FCS Shantanu Bhandari on YouTube and definitely you'll find me. Also you can send me a friend request on Facebook, and definitely after watching this video or during the video if you have any questions just write it down, and then obviously depending upon the method on which you are seeing the video, अगर आपने वीडियो परचेज किया है definitely you will be having my contact number, just send me on WhatsApp. If not, then definitely on YouTube or on Facebook, just write your question and I'll try to answer those questions as soon as possible. So let's start now. So I think ये ICSI का कैरिकुलम जो मॉड्यूल है ये मैंने ओपन किया हुआ है just to make sure कि we are on the right track, we don't get deviated from it. So आज, as I said, we're gonna actually talk about chapter 2, which is obviously the most important and the most lengthiest chapter in the whole बुक. बाकी भी चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं लेंथ में उसको इफेक्ट करेंगे, उसको compete करेंगे, बट इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर then definitely that's chapter 2, as you can see for yourself. Okay, so I think chapter 2 पे अब मैं आ चुका हूँ. I'm just scrolling it to the first page just to make it easy so that we know हमें कहाँ से आज start करना है. And obviously here we go. So this is chapter 2 and obviously it's talk about patent.
आई थिंक इससे पहले मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक पर्सपेक्टिव जो इस चैप्टर में होंगे। आई थिंक जब हम पेटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेटेंट, दैट्स द फर्स्ट टॉपिक, एंड आई थिंक ऑलरेडी in terms of my name, as I said, my name is Shantanu Bhandari, and in terms of qualification, just to let you know if you're not aware, obviously I've done my company secretaryship in the year 2012. My ICSI membership number is 30321 30,321. Apart from this, obviously I've done my graduation, which is BCom, and I've also done my bachelor's of law, which is LLB. Right now, considering the amount of time I have, I'm trying to actually pursue LLM, and I think that's more than sufficient for me in terms of qualification. And apart from the teaching stuff, which I've just started on my own online basis, I've been teaching the CS Foundation and CS Final students from last 6 years here in Delhi, and definitely prior to this I've also worked in some of the leading platforms, online platform, but I just thought to give the student most of the benefit, like student को ज़्यादा से ज़्यादा benefit पहुँच पाए, and obviously at a reasonable cost, at a reasonable price. So I've decided actually to switch my own online classes, and I seek your support for the same. Okay, so let's start on the patent. So देखिए ये लेक्चर्स जो मैं बोलूँगा, जैसे कि अभी तक आपने देखा, आई थिंक 5-6 मिनट में, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इफ यू लाइक ये लेक्चर्स डेफिनेटली इंग्लिश में ही हो या हिंदी में हो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, बट आई ट्राई एंड यूज अ मिक्स लैंग्वेज बिकॉज I know some of my friends and some of my students, they are in southern part of India, so वहाँ पे उनको हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है. So just to make sure they also feel comfortable, ये मैं एक mix and match language में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. देखिए जब हम पेटेंट की बात करते हैं, सो आई थिंक सबसे पहले पेटेंट हमें समझ लेना चाहिए. पेटेंट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ इन्वेंशन. इंग्लिश में एक चीज़ होती है सिनोनिम, एंड ये उसी का ही पार्ट है. पेटेंट यानी जब हम कुछ नया करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली इनोवेशन है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसा है जो बाकी लोग नहीं सोच पाए और आपने सोचा, ये पेटेंट की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आई मीन आप देखिए 4G टेक्नोलॉजी इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. कोई कार लॉन्च होती है, उसके अंदर एक नया इंजन होता है विच रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, वो भी एक इनोवेशन का पार्ट है. सो एनीथिंग, सिंपल वर्ड्स में, एनीथिंग विच इज न्यू, which is non-obvious and which could be actually used in some of the industry is patent. अब आप जो पहले पैराग्राफ देख रहे हैं, which is this paragraph, यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी लिखी है कि ये जो पेटेंट है डेफिनेटली क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है, क्योंकि किसी मशीन के दिमाग में तो पेटेंट का आइडिया आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली एक ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है. एंड आज से पहले, विच इज़ ऑब्वियसली इन द ईयर, अगर आज हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सो आज से पहले भी पेटेंट दिए जाया करते थे, बट डेफिनेटली वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे. हाँ, ये ठीक है कि पेटेंट का हमेशा से ऑब्जेक्टिव यही था कि पेटेंट जो है वो एक तरीके का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हो, एक्सक्लूसिव ग्रांट हो, जो कि लोगों को हेल्प करे, उनको एनकरेज करे. बिकॉज आई थिंक अगर आपको पता है कि इन द ईयर 1991, विच इज़ 3 चीज़ें इन टर्म्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हुई, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड देन प्राइवेटाइजेशन. अब हुआ क्या कि अगर इंडिया के पास एक्चुअली पेटेंट लॉ बहुत पहले से था, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, बट जैसे कि आप जानते हैं जो चीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस थी वो इंडिया के फेवर में कम थी और फॉरेनर्स के फेवर में, ब्रिटिशर्स के फेवर में ज़्यादा थी. तो उस समय भी पेटेंट का ऑब्जेक्टिव यही था जो आज है, टू एनकरेज इन्वेंशन, बट जो उसका मेथड था कि किसको और कैसे पेटेंट मिलेंगे, वो बड़ा बायस्ड मेथड था. एंड हम पढ़ेंगे थ्रू आउट दिस सेशन कि ऑलमोस्ट जो पेटेंट मिले उस ड्यूरेशन में, विच इज़ प्री इंडिपेंडेंस, उसके अंदर मे बी 90 से 95% जो आउट ऑफ 100, 90 से 95% जो थे वो फॉरेनर्स के नाम पे ही रजिस्टर्ड हो गए. सो एक तरीके से इंडिया का ही पेटेंट जो सिस्टम है वो एक्सप्लॉइट किया गया इंडिया के ही अगेंस्ट. सो आई थिंक इन चीज़ों के बारे में हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे यही लिखा है कि पेटेंट एक तरीका है जिससे इन्वेंशन को एनकरेज किया जा सकता है. पेटेंट एक वो चीज़ है जहाँ पे एक बंदा अपनी बहुत मेहनत से कोई चीज़ नई बनाता है, एंड डेफिनेटली उस नई चीज़ के बदले आप उसको एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि ठीक है, क्योंकि उसने इतनी नई चीज़ बनाई है जो कि सोसाइटी की हेल्प करेगी,
तो कुछ समय के लिए हम उसे राइट दे देंगे कि ये चीज़ कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पेटेंट आपकी इकोनॉमी में नहीं है या पेटेंट है तो यूज वर्ड आप कह दीजिए यूजफुल नहीं है, तो इट डज नॉट रियली मैटर कि कितने पेटेंट आपने रजिस्टर कराए हैं। इन द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि वो जो पेटेंट रजिस्टर्ड हैं वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिफाई में किस तरीके से है। जैसे कि आप सीएस के पेपर्स में भी जानते हैं कि द फोकस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन द क्वालिटी। सो पेटेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी के बेसिस पे एक कंट्री की इमेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंप्रूव होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूँ, एक्चुअली कुछ लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ओपन बुक रीडिंग। सो मैं बुक्स के ही बेसिस पे सब कुछ पढ़ाऊंगा। और आपको ये चाहिए कि आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं सुनना, सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू रिवाइंड और फॉरवर्ड एज अ केस में भी। बट डेफिनेटली मैं जहाँ पे लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ लिखूंगा भी, बट अभी आई थिंक वो कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे पहला पेटेंट जो है 500 बिफोर क्राइस्ट में ग्रांट किया गया। यहाँ पे लिखा है इट वाज अ सिटी डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स वो लोग होते हैं जिनको कुकिंग का, खाने पीने का बहुत शौक होता है। सो आई थिंक सबसे पहले यहीं से आप देखेंगे टू प्रमोट क्लिनरी आर्ट विच मीन्स एन आर्ट रिलेटेड टू कुकिंग। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों को लेके पेटेंट मिलने लगा था और डेफिनेटली ये पेटेंट जो था अराउंड 500 बिफोर क्राइस्ट स्टार्ट हुआ। एंड डेफिनेटली उस समय जो पेटेंट का एरिया था, जैसे कि आप आज जानते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट आज 21st सेंचुरी है, उस समय बहुत ही पुराने समय की बात हो रही है यहाँ पे। सो इट वाज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू क्राइटेरिया विच इज द डिश और कोई भी खाने पीने की चीज़। हाँ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया रियलाइज होता गया कि अराउंड 14 सेंचुरी के आसपास पेटेंट की अब नीड बढ़ने लगी है, लोग इसके बारे में अवेयर होने लगे हैं। और धीरे धीरे ये समय जब और बढ़ता गया तो ये देखा गया कि क्योंकि उस समय कोई एक फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं होती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सो उस समय किंग्स एंड क्वींस के रूल्स चलते थे। सो जैसे कि आप जानते हैं यूजली जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि ह्यूमन उसी को ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं जनरली जो कि उनके ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ऐसे ही किंग्स एंड क्वींस ने भी किया, ये उन्होंने पेटेंट देने तो शुरू किए, बट उन्हीं लोगों को पेटेंट देने शुरू किए जो कि उनके ज्यादा near and dear ones है, so that whenever next elections come or whenever any kind of a voting come or whenever any kind of a favor needs to be taken from public, लोग उन्हीं को सपोर्ट करें। सो ये डेफिनेटली एक पहले का सिस्टम था। अब हुआ क्या कि जब ये सब होने लगा तो यहाँ पे लिखा है बाय द लेट 15th सेंचुरी, जो ऊपर वाले ही पैराग्राफ का कंटिन्यूएशन है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि इंक्रीजिंगली स्टार्टेड यूजिंग मोनोपोली प्रिविलेज टू रिवॉर्ड कोर्ट फेवरेट टू सिक्योर लॉयल्टी एंड टू सिक्योर कंट्रोल ओवर दी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप किसी को फायदा पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन रिटर्न आपको भी फायदा पहुंचने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो उन्होंने उन लोगों को फायदा पहुंचाया, किंग्स एंड क्वींस ने अपने लोगों को, जिससे कि जब उनकी कोई मजबूरी आए तो वो लोग भी उनको सपोर्ट करें। पर ये सिस्टम डेफिनेटली बहुत समय तक चलने नहीं वाला था। तो आगे जब हम 14 से 15 सेंचुरी आए, जब 16 से 17 सेंचुरी आए, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर बन गया पेटेंट। अब वो कोई ऐसा मैटर नहीं रहा जो कि सिर्फ कुछ ही लोग डिस्कस करते या कुछ ही लोगों को पता होता। अब इसके बारे में काफी बात होनी शुरू हो गई थी और डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसके बारे में ऑपोजिशन भी होना स्टार्ट हो गया था कि ये सही है वो गलत है, बिकॉज जहाँ पे अवेयरनेस होगी वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी की चांसेस बनते ही हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू था विच इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया में यहाँ पे लिखा है पेटेंट एक्ट जो आया, भले वो इंडिया के फेवर में था या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो 1856 में सबसे पहले आया। और उसी को बात ध्यान में रखते हुए जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1856 में एक ऑलरेडी एक्ट था, पर ये ओरिजिनेशन था, यहाँ पे इसके बारे में बात होनी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि देखिए 14, 15, 16, 17 सेंचुरी तक तो ऊपर लिख दिया ना, 18 सेंचुरी आई क्योंकि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, सो डेफिनेटली पहले डेवलप कंट्री में ये सब चीजें आई, उसके बाद इंडिया जैसी कंट्रीज में भी 18 सेंचुरी में चीजें आनी स्टार्ट हो गई। पर एक अगर हम फॉर्मल सिस्टम की बात करें, एक पूरे वेल गवर्नड एक्ट की बात करें जिसके बारे में आज भी बात करी जाती है, दैट इज ऑब्वियसली पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस एक्ट इज कि हुआ क्या इसके अंदर कि जैसे कि आप आई थिंक समझ पा रहे हैं कि पेटेंट एंड डिजाइन दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर पेटेंट भी है एंड इसके अंदर डिजाइन भी है। तो हुआ क्या कि जो आगे मेंशन होगा भी, सो हुआ क्या कि जब ये एक्ट बना, डेफिनेटली हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट ये हुआ क्या इसके अंदर कि द शॉर्ट स्टोरी इज कि जो पेटेंट एक्ट था वो 1911 एंड डिजाइन दोनों एक साथ बनाए गए, बट जब
इंडिया को लगा कि ये जो एक्ट बना है 1911 वाला एटलीस्ट पेटेंट के लिए सही नहीं है, तो इंडिया ने क्या किया कि पेटेंट को जो है वो 1911 वाले एक्ट से डिलीट कर दिया और पेटेंट का एक अलग से एक्ट बना दिया विच इज नाउ कॉल्ड एज पेटेंट एक्ट 1970। हाउएवर डिजाइन जो है वो 1911 से चलता ही रहा टिल द ईयर 2000, यानी 1911 का जो एक्ट था जिसमें दो चीजें कवर थी, पेटेंट एंड डिजाइन, उनको अब सेग्रीगेट कर दिया गया। पेटेंट चला गया 1970 में, बट डिजाइन जो है वो 1911 से ही चलता रहा until the year 2000 and definitely in the year 2000 डिजाइन एंड पेटेंट जो 1911 वाला एक्ट था उसको पूरा खत्म कर दिया गया एंड डिजाइन के लिए अलग एक्ट बना दिया गया 2000। इसके लिए भी एक अलग स्टोरी है बट डेफिनेटली वो हम बाद में बात करेंगे। कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि जो 1911 वाले एक्ट से देखिए यहाँ पे लिखा भी, इट वाज हाउएवर जनरली फेल्ट दैट पेटेंट लॉ हैड डन लिटिल गुड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो एक्ट डिजाइन था यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो एक्ट डिजाइन था बेनिफिटेड फॉर फॉरेनर्स फार मोर देन इंडियंस, और डेफिनेटली किसी भी तरीके से इसने इंडिया की हेल्प नहीं करी। वो आई थिंक बड़ा इम्प्लाइड भी था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे अगर उन्होंने इंडिया की इतनी हेल्प करी होती और इतना ही बेटरमेंट वो चाहते तो शायद इंडिया को वो दिन ना देखने पड़ते जो इंडिया ने इकोनॉमी वाइज देखे गए हैं। सो डेफिनेटली दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। पर क्योंकि वो सब बातें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम समझ रहे हैं, और जब इंडिया इंडिपेंडेंस फाइनली हो गया सो डेफिनेटली अभी इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही थे, अभी वो अलग नहीं हुए हैं, बट डेफिनेटली इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है 1947 में। यहाँ पे लाहौर का नाम लिखा हुआ है, और क्योंकि हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और लाहौर को साथ में ले रहे हैं, विच मीन्स ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज स्टिल द पार्ट ऑफ इंडिया। मे बी इसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो गया है, बट टिल दिस टाइम जब ये बात लिखी गई है तो डेफिनेटली इंडिया और पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं थी, इट वाज ओनली इंडिया। तो 1949 में लाहौर के हाई कोर्ट जज जो थे, जो रिटायर्ड जज थे, उनकी सुपरविजन में एक कमेटी बनाई गई और उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि सर ये जो एक्ट है, जो कि कौन सा एक्ट है, पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911, प्लीज इसको एक बार ओवरहॉल करिए, इसको रिव्यू करिए और बताइए कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको लीगल एक्सपर्ट थे और उस समय जज थे तो बहुत बड़ी बात थी, आज भी जज होना बहुत बड़ी बात है, और उस समय तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती होगी। तो उन्होंने डेफिनेटली इसको पूरा इवेलुएट किया और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी विच वाज इन द सेम ईयर 1949 अगस्त 4 में 4 तारीख को सबमिट करी, जिसमें बताया गया स्पेसिफिकली कि जो पेटेंट का एक्ट है डेफिनेटली ये इंडिया में इंडियंस को ही, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, डेफिनेटली मुश्किल कर रहा है, जबकि फॉरेनर्स इससे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। और आई थिंक इसमें स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया गया कि पेटेंट एक्ट जो है उसके अंदर ऐसे भी प्रोविजन होने चाहिए जहाँ पे ये बताया जा सके कि फूड, मेडिसिन, सर्जिकल ये जो आइटम्स हैं ये सारे के सारे लोगों को चीपेस्ट प्राइस पे मिल सके। क्योंकि अब याद रखिएगा ये जो चीपेस्ट प्राइस है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे हम एक बात करेंगे जिसका नाम होगा, एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा कंपलसरी लाइसेंस। क्योंकि अगर आपने पेटेंट ले लिया एंड यू आर नॉट गिविंग द product at the reasonable price. Now what is reasonable? I think इसकी कोई एक definition नहीं है, depends upon the fact and circumstances of the case. So अगर आपने कोई पेटेंट मिल गया है आपको एंड डेफिनेटली आप उसको नहीं लोगों तक पहुंचा रहे हैं एट अ रीजनेबल पॉसिबल प्राइस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उस पेटेंट में आपको कंपलसरी लाइसेंस देना पड़ जाए। याद रखिएगा वर्ड है कंपलसरी लाइसेंस, इसका मतलब इसमें सिर्फ आपकी बात सुनी जा सकती है, विच इज इन इंडिया में आई थिंक ये तो हर एक्ट में है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बट आपको शायद ज्यादातर चांसेस है कि वो पेटेंट देना ही पड़ेगा किसी और को, बट विल टॉक अबाउट इट। तो इसके बारे में बात करी गई। फर्दर ये बताया गया कि जो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और फर्दर जो अमेंडमेंट आए उनके बेसिस पे उन्होंने एक पार्लियामेंट में बिल रखा, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस जो कि आप सभी जानते हैं वो पास नहीं हो पाया एंड बिल जो है वो लैप्स हो गया। बट फिर भी आगे जैसे बढ़ते गए, हार नहीं मानी, फिर से 1957 में एक और कमेटी बनाई गई, और यहाँ पे देखिए कोई लाहौर का सच नाम नहीं लिखा है, सो ऑब्वियसली विद इन इंडिया ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई, और इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि 1911 वाला एक्ट पहले से रिवैम्प नहीं हो पाया, बिल लैप्स कर गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि अब फिर से इसको देखा जाए और डेफिनेटली इसके बारे में सोचा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस आयनर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक पेटेंट को फ्रेश लुक दी है, क्योंकि एक पेटेंट एक्ट दोबारा से बनाया विच इज कॉल्ड एज द पेटेंट एक्ट 1970, एंड फाइनली ये जो पेटेंट एक्ट था 1970 जो पहले बिल रहा और प्रेसिडेंट और ऑब्वियसली लोअर हाउस एंड अपर हाउस में पास होने के बाद एक्ट बन गया। सो आई थिंक अगर हम सीक्वेंशियल बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की तरफ से जब बिल पे साइन हो जाते हैं
तो वो एक्ट बन जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। 1957 में एक कमेटी बनाई गई जिसके बेसिस पे ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पेटेंट एक्ट को अमेंड किया गया और एक नया पेटेंट एक्ट बनाया जिसका नाम था पेटेंट एक्ट 1970। हाउएवर एज आई सेड, डिजाइन एंड पेटेंट एक्ट पहले 1911 था, बट जब ये सब हुआ तो उसके बाद पेटेंट को वहां से हटाया गया और डिजाइन अभी भी, यानी जब हम ये पढ़ रहे हैं टिल दैट टाइम डिजाइन कंटिन्यू कर रहा था एज पर डिजाइन एक्ट 2000, डिजाइन एक्ट 1911। बट जो पेटेंट था उसका नाम वहां से हट चुका था क्योंकि पेटेंट के अलग से एक एक्ट बना दिया विच इज कॉल्ड एज द पेटेंट एक्ट 1970। अब ये एक जेनरिक बात हो गई। अब देखिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक पेज के आसपास पढ़ा चुका हूँ, सो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। वी नो अबाउट 20 मिनट्स फॉर अ पेज। आई थिंक वो इसलिए भी है बिकॉज हमने बहुत जनरली एक डिस्कशन किया है। अब आप देखते रहिएगा, जो कंटेंट है मैं उसको समझाता रहूंगा इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जहां जरूरत होगी वहां पैराग्राफ का रेफरेंस भी लिया जाएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू जस्ट लिसन एंड ऑब्वियसली जहां आपको ना समझ में आए जस्ट स्टॉप एंड रिवाइंड एंड प्ले इट अगेन। ना समझ में फिर भी आए तो ऑब्वियसली यू आर मोर देन वेलकम टू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो देखिए अब हम डायरेक्टली पेटेंट एक्ट 1970 पे आ गए। तो लिखा गया कि पेटेंट एक्ट में सबसे पहला चेंज 24 साल के बाद आया विच इज इन द ईयर 1994, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हो चुका था, तो बहुत ही जरूरी था कि इंडिया अपने एक्ट को अमेंड करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला अमेंडमेंट जो था वो यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे ये भी बात होती है कि जो बेसिक पेटेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया इसके अंदर हुआ क्या था 1994 में। तो यहाँ पे लिखा है कि सेकंड लाइन में अगर आप देखें, बीइंग अ लैंडमार्क इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, the basic philosophy of the act is that patents are granted to encourage invention and to secure that these inventions are worked on commercial scale without undue delay, and patents are granted not merely to enable patentee to enjoy monopoly for importation of patent articles into the country. The said philosophy is being implemented through compulsory license. तो सबसे पहले 1970 में कोई कंपलसरी लाइसेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट 1994 में जब ये अमेंड हुआ तो कंपलसरी लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, एक होगा प्रोडक्ट पेटेंट और एक होगा प्रोसेस पेटेंट। तो यहाँ पे लिखा गया रजिस्ट्रेशन ओनली प्रोसेस पेटेंट जो है वो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर शुरू किया गया, और बहुत सारी चीजें जो जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे कि अलॉय है, ऑप्टिकल ग्लास, ये सब चीजें भी इसके अंदर फॉल करनी शुरू कर गई। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि हम इसके बारे में पूरा टॉपिक भी है, बट जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड चीजें, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें एंड लिविंग थिंग्स से रिलेटेड चीजें ये पेटेंट के अंदर फॉल नहीं करती हैं। ऑल्दो अपने आप में अगर मैं बात करूं एटलीस्ट लिविंग थिंग्स की सो या प्लांट्स की, सो इसके लिए अलग से हमारे कोर्स में नहीं है, बट चैप्टर 1 में डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा सा जिस्ट है। प्लांट ब्रीडर वैरायटी करके एक एक्ट है वो दिया हुआ है, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्लांट डेफिनेटली गेट्स कवर्ड अंडर दैट। और इसके बाद फर्दर ये बताया गया कि डेफिनेटली पेटेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि एक रीजनेबल बैलेंस मेंटेन किया जाए जिससे कि लोगों की नीड्स भी मीट आउट हो सके और जिसने पेटेंट बनाया उसको भी कुछ हद तक फायदा पहुंच सके। उसके बाद हुआ क्या कि एक यूजेसी राउंड ऑफ गैट, गैट है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो सबसे पहले गैट जो था उसके बारे में, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वहां पे एक बात हो रही थी एक पर्टिकुलर चीजों को लेके कि ट्रेड को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। और आई थिंक इसी का ही ये एक प्रीसीडर है, बिकॉज इसी गैट के बाद ही बना गया, गैट ही रास्ता था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन का। और डेफिनेटली इंडिया जो है क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री था उसको और आगे बढ़ना था, तो उन्होंने सही अप्रोच चूज करी और 1995 में ट्रिप्स को साइन कर दिया। ट्रिप्स एक तरीके का मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है, क्योंकि देखिए जब हम WTO की बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये डेफिनेशन या फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ, बुक में एक दो जगह ऐसी दी है, बहुत जगह थोड़ा और इजी टर्म्स में लिखा हुआ है, बट दोनों में से कुछ भी लिखेंगे दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो WTO जो था डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेड का प्रमोशन था, बट ट्रिप्स का ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, तो यानी सिर्फ इसको प्रमोट करना। और डेफिनेटली फिर इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया 1994 में। और एक अगर आपने सिविक्स के बारे में आप जानते हो तो अगर जब भी ऑर्डिनेंस पास होता है इट इज वैलिड फॉर ओनली एंड ओनली 6 मंथ्स, तो उसके बाद वो अपने आप लैप्स हो जाता है। अगर आप ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास नहीं करा पाते तो वो लैप्स हो जाता है। सो दोबारा से 1999 में एक फिर से ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके अंदर फर्दर ये बात करी गई
कि अब जो होगा, इंडिया जो है 1995 के बाद से अमेंडेड एक्ट, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, अमेंडेड एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट्स इन एरिया ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो थ्रू सच पेटेंट वर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इन चीज़ों के लिए भी अब पेटेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप दवाइयों के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, पेटेंट्स मिलते हैं दवाइयों के लिए, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो केमिकल्स, नॉट एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इन सब चीज़ों के लिए, या जितने भी और फर्टिलाइजर्स हैं इनके लिए पेटेंट मिलेंगे। बट ये एप्लीकेशंस अभी सिर्फ सबमिट करी जाएंगी, इन पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा अनटिल द ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2004 से पहले। सो 1995 के बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिट कर दो, बट इन पे पेटेंट हमें देना है या नहीं देना है, या इसके बारे में फर्दर जो होगा वो 2004 के आसपास डिस्कशन किया जाएगा। ये इसलिए ऐसा किया गया बिकॉज इंडिया डेफिनेटली वर्ल्ड में अपनी एक इमेज बना रहा था और ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, तो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने वो सारे चैनल्स भी ओपन कर दिए, वो सारे रास्ते भी ओपन कर दिए जिससे ज्यादा लोगों को अट्रैक्टेड आप कर सको, ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट आप कर सको, सो दैट मेजॉरिटी लोग आपके पास आए, आपकी कंट्री से काम करना चाहें, आपकी कंट्री में एस्टैब्लिश होना चाहें। उसके बाद फर्दर बताया गया कि जो पेटेंट है उसका समय पहले कम था, बट जब अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर तो पेटेंट का जो समय है वो 20 इयर्स कर दिया गया। याद रखिएगा ये जो 20 साल है, आई थिंक ये आप जानते भी होंगे, बट दिस 20 इयर्स इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट इज बीइंग ग्रांटेड टू यू, यानी ये 20 साल तब से नहीं शुरू होंगे, तो तब से नहीं शुरू होंगे जब से आपको पेटेंट मिला है, बट ये तब से शुरू होंगे जिस दिन से आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी है। सो मैंने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी इन द ईयर 2000, मुझे पेटेंट मिला 2007 में। सो 2007 से 20 साल नहीं होंगे, 2000 इन द ईयर 2000 में मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो 7 साल 20 साल के अंदर ही फॉल करेंगे। माई टर्म विल नॉट एंड ऑन 2027, बट मेरा जो समय होगा पेटेंट का वो 2020 में ही खत्म हो जाएगा। चाहे जितने भी साल मुझे पेटेंट एप्लीकेशन को मिलने में लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, 20 साल उसी दिन से काउंट हो गए जिस दिन से मैंने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करी है। और कंपलसरी लाइसेंस, ये सब चीजें भी इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर जो हमने पहले बात करी वो इंक्लूड कर दी गई थी। उसके बाद फर्दर बात करी गई कि पेटेंट रूल्स के बारे में बात आई, और 100 सेक्शन 59 में ये कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेटेंट। अकॉर्डिंगली पेटेंट के लिए अभी याद रखिएगा पेटेंट एक्ट है 1970, जिन चीजों के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ इस समय वो है पेटेंट रूल्स 1972, और उसके अंदर डेफिनेटली अलग अलग समय पे अलग अलग चेंजेस आए। पेटेंट जो है रूल्स की अगर हम बारे में बात करें तो 1972 के बाद जो स्पेसिफिक डेट्स यहाँ पे लिखी हैं उसके अलावा 2003 डेफिनेटली, फिर 2005, इन सब में अलग अलग चेंजेस आए, और स्पेसिफिकली ये भी बताया गया कि जो पेटेंट रूल्स 2005 में आए हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट जो स्केड्यूल है, फर्स्ट जो पार्ट है वो डील करता है फीस के बारे में, सेकंड डील करता है कि फॉर्म्स कौन से होंगे, क्योंकि आई थिंक अगर मैं जेनरिकली बात करूं तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि हमें अगर पेटेंट चाहिए तो फॉर्म 1 फाइल करना है, पावर अटर्नी के साथ पेटेंट फाइल करना है, यानी हमारा पेटेंट एजेंट फॉर्म फाइल कर रहा है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, अगर कंपलसरी लाइसेंस लेना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ऑब्जेक्शन करना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो ये सारी चीजें शेड्यूल 2 के अंदर है। उसके बाद डेफिनेटली पार्ट 3 के अंदर ये किया गया कि कैसे कौन से परफॉर्मा में, कौन से फॉर्मेट में गवर्नमेंट आपको पेटेंट इशू करेगी, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो शेड्यूल जो 4 है, पार्ट 4 है, उसके हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। सो आई थिंक टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आपको समझ में आ रहा होगा। साथ साथ क्योंकि हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी 2 सब्जेक्ट्स अगर आपको कोई एग्जामिशन नहीं है, चाहे आप न्यू सिलेबस हैं चाहे ओल्ड सिलेबस हैं, दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे तरीके से प्रिपरेशन चल रही होंगी। अभी CS का न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है, सो उसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन गाइडेंस डेफिनेटली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर आपको ये वर्थ लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, सो दैट दे आल्सो गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। और जब हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हम ये कह सकते हैं, ओके, सो आई थिंक जब हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो विच मीन्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द एक्ट, तो इसके अंदर स्पेसिफिकली यही लिखा गया है कि पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि डेफिनेटली ओनर को दिया जाता है, सो दैट जो भी मेहनत उन्होंने करी है उसके बदले काइंड ऑफ रिवॉर्ड उन्हें मिल सके, बिकॉज
आई थिंक आपको ये पता होगा कि 20 ईयर्स के लिए, जो मैंने कुछ देर पहले बात भी करी, अगर आपको पेटेंट मिल जाता है, सो नोबडी हैज द राइट टू यूज इट विदाउट योर परमिशन। यानी आप ही के पास ये राइट होगा कि आप किसको पेटेंट देना चाहते हैं और किसको नहीं, और कितनी रॉयल्टी लेना चाहते हैं। हाउएवर ये जो मैं बात कह रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, बिकॉज अगर आप मिस यूज करेंगे पेटेंट का, या यूज ही नहीं करेंगे पेटेंट का, या पब्लिक के फेवर में यूज नहीं होगा, तो ये बातें वैसे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होंगी। उसके बाद स्पेसिफिकली ये भी हम याद रखें कि कुछ लॉज बनाए गए हैं हेल्थ को लेके। आप आई थिंक एग्जीक्यूटिव में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। पोल्यूशन के लिए लॉज हैं, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन के लिए अलग लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए अलग लॉज हैं, इन्वायरमेंट को अगर मैं ब्रॉडली कवर करूं उसके लिए लॉज हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर जब हम पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इन लॉज को डेफिनेटली कंसिडरेशन मिले, बिकॉज अल्ट्रा ओवरस नहीं हो सकता। सो हम पेटेंट यूज करेंगे, बट दैट हैज टू बी ऑलवेज इन कन्फर्मिटी विद ऑल दीज लॉज एज एप्लीकेबल टू दैट पेटेंट। प्लस हम ये भी बात करें, पेटेंट एक तरीके का राइट है, जो कि जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई एसेट्स है, आपके पास कार है, घर है, जो और चीजें हैं, जैसे आप उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसकी एक गिफ्ट डीड बनाते हैं यूजुअली ड्राफ्टिंग के अंदर। ये ड्राफ्टिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है डेफिनेटली जो मैं काफी समय से, आई थिंक पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, और आई थिंक बहुत जल्दी उसको भी मैं ऑनलाइन करूंगा। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो आई थिंक आपने वहां पे भी लिखा होगा, एक चैप्टर स्पेसिफिकली होगा या कुछ ना कुछ पार्ट होगा आपके बुक में, आईसीएसआई में तो है, जिस कोचिंग क्लासेस से भी आप पढ़ रहे हैं या अपने आप भी पढ़ रहे हैं, वहां पे भी होगा कि असाइनमेंट ऑफ आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें। तो यहाँ पे भी यही है कि पेटेंट को भी आप असाइन कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जब भी पेटेंट को आप असाइन करेंगे, ये आपकी मर्जी होगी कि आप किसको असाइन करना चाहते हैं। और पेटेंट बहुत बार टेरिटोरियल नेचर पे भी हो सकता है, विच मीन्स अगर आपने एक पेटेंट रजिस्टर कराया, सो इट डज नॉट मीन्स कि दिस पेटेंट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड या ओनली इन इंडिया। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं। सो ऑब्वियसली पेटेंट इज बीइंग डिवाइडेड और मे बी यूज्ड एज पर द टेरिटरी जहां पे आपने इसको अप्लाई किया है। पेटेंट 20 ईयर्स के लिए यूजली मिलेगा। आई थिंक पहले भी हमने बात करी है कि पेटेंट एनकरेज इन्वेंशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा, इसका यही ऑब्जेक्टिव होगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब आप पेटेंट को यूज करेंगे, मान लीजिए पेटेंट 20 ईयर्स के लिए वैलिड था और वो 20 साल के बाद एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या होगा, क्या फिर उसको कोई भी यूज कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। मतलब ये कि 20 साल के बाद अगर पेटेंट को यूज कर रहा है तो क्या उसे पेटेंट ओनर की परमिशन लेनी है, क्या उसको पेटेंट ओनर को रॉयल्टी देनी है। द आंसर इज नो, ना ही परमिशन लेनी है ना ही रॉयल्टी देनी है, बिकॉज 20 ईयर्स जो है ये अपने आप में बहुत समय। आप खुद ही सोचिए, आज हम 2018 2019 ऑलमोस्ट अप्रोच अप कर चुका है। सो आई थिंक अगर हम इन समय की बात करें, सो आप थोड़ा थोड़ा क्या 20 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 10 साल पुरानी आप आज यूज कर रहे हैं। बहुत बार आप, आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल जो आई थिंक हम सभी के घर में होगा, पहले आज भी ऐसा है, बट एक रैंडम प्रैक्टिस अब ये नहीं रही है। पहले एक नॉर्मल टीवीज आते थे, और अब आप देखते हैं एलसीडी, फिर उसके बाद एलईडी। सो आई थिंक ये जो सब बदला है, ये कुछ पिछले 50 साल में नहीं बदल गया है, पिछले 15-20 सालों के अंदर ऐसे रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। और आई थिंक 15-20 साल भी मैं ना ही कहूँ, आई थिंक 10 साल भी मैं कहूँ तो उस 10 साल जो है उस समय सभी के पास वो नॉर्मल वाले टीवी थे। और उसके बाद देखिए एलसीडी, एलईडी, डेफिनेटली कंप्यूटर्स को हम देख सकते हैं। अब प्रेफरेबली जहाँ पे पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, लैपटॉप ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज वो स्पेस भी कम है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, ऑलमोस्ट वही चीजें करता है जो कि कंप्यूटर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। सो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। सो 20 साल आई थिंक बहुत है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी आउटडेटेड अपने आप जनरली हो ही जाती है। सो अगर एक्सपायरी के बाद कोई आपका पेटेंट यूज करता है, डेफिनेटली वो आपको कोई भी रिकॉग्नाइजेशन या रिवॉर्ड नहीं देगा। वो एक नॉर्मल पब्लिक डोमेन में फॉल करेगा पेटेंट, और जो चाहेगा वो उसको यूज कर सकता है। बट ये डेफिनेटली 20 ईयर्स के बाद की बात है। कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया विच इज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट। सो देखिए, इसको समझना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है, और मैं पैराग्राफ का रेफरेंस भी यहाँ पे लूंगा अभी जब मैं इसके बारे में बात करूंगा। सो देखिए, दो तरीके से हमें पेटेंट मिल सकता है, वन इज प्रोडक्ट पेटेंट एंड वन इज प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब एक मेथड, विच मीन्स आप ये चीज बनाए, फॉर एग्जाम्पल ए देन प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज अ प्रोसेस कि ए को मुझे बी के साथ मिक्स करना है, बी को सी के, सी को एक्स के, एक्स को वाई के, वाई को जेड के, ये सब मिक्स करना है, एंड दिस इज अ प्रोसेस।
दिस इज अ मेथड। तो एक तो इसके बेसिस पे मिल रहा था कि ये चीजें मिला के आप कोई भी चीज बना सकते हो, और जिन चीजों पे ये जो मैंने नाम लिए ABCXYZ, ये सारे आपके पेटेंटेड हो गए, यानी इन चीजों को, इन जो भी इनके नाम है, इनको कोई और यूज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस पेटेंट, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस पे आपने अपना पेटेंट ले लिया है। अब कोई भी सामान बनाएगा, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज करे, मैंने उन्हें नाम यहाँ पे दिया हुआ है ABCXYZ, कोई भी नाम कोई भी अब कुछ बनाएगा तो वो इन 6 चीजों का यूज नहीं कर सकता। वो मे बी 1 2 3 एंड देन DEF ऐसे कुछ यूज कर सकता है, बट दैट पर्सन कैन नॉट, दैट कंपनी कैन नॉट यूज द प्रोसेस व्हिच आई जस्ट सेड, व्हिच इज ABC एंड XYZ, वो ये यूज नहीं कर सकते। दैट इज प्रोसेस पेटेंट। नाउ द अदर थिंग इज प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट क्या है कि प्रोसेस का क्या यूज हो रहा है, किसके कॉम्बिनेशन में किससे जुड़ने के बाद क्या बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अल्टीमेट फर्क पड़ रहा है कि वो प्रोडक्ट जो है उसमें मेरा पेटेंट है। मतलब ये मान लीजिए कि आपने आपने एक दवाई बनाई है, और अगर मैं ऐसे बात करूं कि वो जो दवाई है वो एस्थमा को कर्व करने में, रोकने में, कैंसर को रोकने में कुछ हद तक मदद करेगी, और अगर गवर्नमेंट ने आपको इस पे प्रोडक्ट पेटेंट दे दिया, सो ये आप प्रोडक्ट क्या हो गया, एस्थमा को, डेफिनेटली कैंसर को इससे रोका जा सकता है, या उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कम किए जा सकते हैं। अगर आप ये कह के पेटेंट फाइल करते हैं कि मैं प्रोडक्ट पेटेंट फाइल कर रहा हूं, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि कोई और वैसी दवाई बना ही नहीं सकता। यानी डेफिनेटली अब प्रोडक्ट जो हो गया वो आपका हो गया, अब उससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। सो ये फर्क है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट के अंदर। थोड़ा पढ़ते भी हैं तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। तो लिखा सेक्शन 5 ऑफ द पेटेंट एक्ट हैड प्रोवाइडेड अ ग्रांट for only process patent in certain category. It may be pointed out here that Patent Act 1970 in all other area, product and process patent could be granted and have been granted. The Paris Convention, याद रखिएगा because देर बाद ही इसको हम डिस्कस करेंगे। What is Paris Convention? Has left the issue to be dealt with state legislation. The TRIPS agreement, कुछ देर पहले मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, आर्टिकल 27.1 mention that patent shall be available for any invention whether product or process in field of technology except कुछ और चीजें नीचे लिखी हुई हैं। Pursuant to TRIPS agreement, Patent Act 1970 was amended in the year 2002. Section 5 of the Act provide that in case of invention being claimed related to food, medicines, drugs, chemicals, only patent related to the method or process could be obtained. So उससे पहले मैंने बात भी करी, क्योंकि अगर आप इनको प्रोडक्ट का पेटेंट दे देंगे किन चीजों का, प्रोडक्ट का पेटेंट दे देंगे कि भाई मेडिसिन का, प्रोडक्ट का, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का यानी एस्थमा का किसी को आपने पेटेंट दे दिया कि भाई एस्थमा की दवाई जो है बस तुम ही ये प्रोडक्ट बना सकते हो, तो फिर तो वो गलत हो जाएगा, कोई और नहीं बना पाएगा। तो इसलिए आपने कह दिया इन जगहों पे हम प्रोसेस का पेटेंट देंगे, यानी ये दवाइयां सब बना सकते हैं, बट जो इंग्रेडिएंट्स एक बंदा यूज करेगा वो दूसरा नहीं यूज कर सकता अगर उसने उस प्रोसेस का पेटेंट ले लिया। तो इसी तरीके से फर्दर बात भी करी गई, बट उसी के अंदर ये समझाया गया है कि आई थिंक ये जो एक्ट था इसका जो कुछ देर पहले भी मैं बता चुका हूँ। पेटेंट एक्ट में ये भी देखा गया कि जो आईएनआर कमेटी थी जो हम ये ऊपर पढ़ के आए हैं, वहां पे स्पेसिफिकली वो कमेटी है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद आई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पेटेंट एक्ट था इसमें ज्यादातर जो पेटेंट है 80 से 90% जो है वो फॉरेनर्स के पास रजिस्टर्ड है। सो इंडियन पेटेंट एक्ट में इंडिया के अंदर एज पर द रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स अगर 100 पेटेंट है तो उसमें से 100 में 90 पेटेंट किसके पास है, फॉरेनर्स के पास है। तो इंडिया का पेटेंट एक्ट जो है एक तरीके से फॉरेनर्स गवर्न कर रहे हैं, क्योंकि 100 में से 90 पेटेंट तो उन्हीं के पास है, और जो 90 पेटेंट उनके पास हैं उसमें से वो 90% यूज ही नहीं करते। मेरी बात आप समझ रहे हो? सो आउट ऑफ 100 पेटेंट्स 90 पेटेंट जो हैं इंडिया के अंदर, अगर हम मान के चलें कि इंडिया में 100 पेटेंट है, तो लिखा गया कि हम पढ़ेंगे, लाइन लिखी हुई है कि 100 में से 90 पेटेंट जो हैं इंडिया में वो फॉरेनर्स के पास हैं, उन 90 पेटेंट्स में, उन 90 पेटेंट्स में फॉरेनर्स जो हैं वो 90% यूज ही नहीं करते। अब देख भी लेते हैं, देखिए लिखा है द कमिटी फाउंड दैट द फॉरेनर्स हेल्ड between 80 and 90% of Indian patents and more than 90%. So I think ये भी मुझे ऐड करना चाहिए, not 90%, more than 90% of these patents were not even worked in India. तो 90% पेटेंट उनके पास और उसमें से 90% से ज्यादा पे उन्होंने काम ही नहीं किया। सो इंडिया के मतलब 100 पेटेंट हमने इशू तो कर रखे हैं, बट एक्चुअली हमारा राइट शायद सिर्फ 10 या 12 पे ही है, हमें एक्चुअली कुछ मिल ही नहीं रहा उन पेटेंट्स के बदले। सो ये गवर्नमेंट को देखने की चीज है।
और डेफिनेटली फिर फर्दर ये बताया गया कि जो एक्ट है इसको 1970 इसलिए भी डिज़ाइन किया गया क्योंकि इसको एक मॉडर्न लुक देनी बहुत ज़रूरी थी, एक यूज़र फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी, पहले पेटेंट का समय बहुत कम था, अब ये 20 ईयर्स हो गया। सो आई थिंक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेटेंट एक्ट के अंदर फर्दर इन्हांसमेंट इंप्रूवमेंट किए गए, जिससे कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जो मैंने कुछ देर पहले नाम भी लिया ट्रिप्स, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, उसके हिसाब से भी इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज को compete कर सके, वो बाकी कंट्रीज को भी लगे कि हाँ इंडिया सच में एक ग्रोइंग कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, बढ़ रहा है आगे और इम्प्रूवमेंट आ रही है उसके अंदर। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेटेंट एक्ट को अमेंड किया गया। जब ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि जो पेटेंट का ड्यूरेशन है, मैंने कुछ देर पहले बताया कि 20 ईयर्स होगा राइट फ्रॉम द डेट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो जिस भी दिन आपने पेटेंट फाइल किया उससे 20 साल काउंट करिएगा, ना कि उस दिन से जिस दिन से आपको पेटेंट मिला है। यहाँ पे अब हम ऐसे टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आई थिंक हमें ये समझ में आएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट की फाइलिंग कैसे करी जाती है। उसी में एक सबसे पहली चीज़ आ रही है जिसका नाम है PCT, विच इज़ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो 20 ईयर्स खैर एनीवे टर्म है, और यहाँ पे फर्दर लिखा गया है कि आप अगर चाहते हैं पेटेंट रिन्यू रहे, सो आप हर साल पेटेंट की रिन्यूअल फीस पे करिए, और पेटेंट की रिन्यूअल फीस हमेशा और हमेशा एडवांस में पे होगी। जब पेटेंट रजिस्टर होगा तो उसी बार 2 साल की फीस ले ली जाएगी, और तीसरे साल की जो फीस है वो दूसरे साल खत्म होने से पहले आपको पे करनी है। सो एवरी ईयर फीस जो आने वाला है साल, मान लीजिए अगर 2020 अब स्टार्ट होने वाला है तो 2020 की फीस जो है 2019 में मुझे पे करनी होगी। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि आप किसी वजह से पेटेंट रिन्यू कराना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 6 महीने हैं, आप फिर से एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अपना रीज़न जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों आप नहीं रिन्यू करा पाए। और अगर ये 6 महीने के अंदर हो जाता है तो डेफिनेटली आप दोबारा से फीस पे कर सकते हैं। यानी जो पेमेंट है जिस ड्यू डेट पे आपको उस पे करनी है, बट अगर आप नहीं कर पाते तो फॉर द रीजनेबल कॉस्ट बीइंग शोन वो समय 6 महीने फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। डेफिनेटली इसके लिए कुछ फाइन फीस वगैरह लग सकती है, और इसके जब आप रिन्यू कराएं तो डेफिनेटली अपना रेफरेंस नंबर, पेटेंट नंबर जरूर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करें। उसके बाद आई थिंक पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें पेटेंटेबल हैं, क्या क्या चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी अब बात स्टार्ट करेंगे। इसमें ये भी समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम एलिमेंट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये बात हो रही है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेटेंट्स में होने चाहिए। याद रखिएगा कि जब हम पेटेंट के बारे में बात करते हैं, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज पेटेंट विद डिस्कवरीज, बिकॉज आई थिंक पहले भी मैंने बात करी है, स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा भी है द पेटेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन एंड नॉट अ डिस्कवरी। तो कभी भी पेटेंट अगर आप लेना चाहते हैं या पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करें, सो जस्ट मेक श्योर दैट दैट पेटेंट इज एन इन्वेंशन बट नॉट अ डिस्कवरी। ना इसके बीच में फर्क क्या है, लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट। डिस्कवरी हर वो चीज़ है जो कि नेचर में या उस जगह पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, एंड आई और यू और वी मे हैव जस्ट डिस्कवर दैट। हमने बस उसको ढूंढ के निकाला है, हमने उसको पता करके निकाला है, वी जस्ट हैव फाइंड इट आउट, बट डेफिनेटली हमने उसे बनाया नहीं है। सो कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी थी बस हमने उसे ढूंढा है। हाँ ये ठीक है कि ढूंढने में ज़्यादा मेहनत लगी है, कम लगी है, वो अपनी जगह सही है, बट इन टर्म्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी इट डज नॉट रियली इफेक्ट। तो याद रखिए कि डिस्कवरी के लिए हमें पेटेंट नहीं मिलेगा, हमेशा और हमेशा इन्वेंशन, और इन्वेंशन कुछ और नहीं है, इन्वेंशन हर वो चीज़ है जो कि कुछ नहीं है, जो कि लोग नहीं जानते थे, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और डेफिनेटली जिसके आने के बाद लोगों की लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो गई है। तो लिखा है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेटेंट एक्ट इज दैट पेटेंट इज ग्रांटेड ओनली फॉर एन इन्वेंशन which must be new and useful. That is to say, it must have novelty and utility. So novelty means new, utility means, as I said, use करना। जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली ये हमारे पार्ट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज बीइंग देयर इन द वर्ल्ड टू मेक लाइफ इजी, राइट। तो यहाँ पे फर्दर ये लिखा गया है कि ये भी जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग चीज़ों को अगर हम जोड़ दें, कि मान लीजिए मेरे पास एक फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई हैव दिस ICSI बुक और मे बी मेरे पास और कोई भी बुक्स हैं, तो मैं क्या करूं कि ठीक है, जैसे कि यूजुअली कोचिंग क्लासेस में होता है जो मैंने देखा है, बट आई थिंक इसीलिए मैं साफ साफ ICSI बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको ये कहता है कि दिस इज माई बुक
एंड स्टूडेंट जब इसको देखते हैं तो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो वो नौबत ही ना आए, इसलिए मैं साफ साफ आई जस्ट ट्राई टू बी फेयर। तो मैं क्या कर, अगर मैं ये करूं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ आईसीएसआई की बुक ही से मैं पढ़ाऊंगा आईपीआर, या आईसीएसआई की बुक से ही मैं पढ़ाऊंगा कोई और सब्जेक्ट, बट एक काम करूंगा कि वो जो बुक है उसका कंटेंट जो है वो वैसा ही रखूंगा, बट चैप्टर का जो सीरियल वाइज है वो चेंज कर दूंगा। यानी जो चैप्टर 1 है उसको 5 बना दूंगा, जो 2 है उसको 10 बना दूंगा, जो 10 है उसको सेकंड बना दूंगा, ऐसे कोई एड मिक्सचर करना, कॉम्बिनेशन करना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वो पेटेंट नहीं है। आप किसी बुक का कवर चेंज कर दीजिए, उसको अरेंज या रीअरेंज कर दीजिए, डेफिनेटली वो चीज कुछ और नहीं है, बस सिर्फ एक वर्कशॉप माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपको कोई भी पेटेंट नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक बेसिक सी बात है, दिस इज नॉट एन इन्वेंशन। इसमें आपने क्या नया किया, ये तो बेसिकली आपने अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट किया, जस्ट टू इन बेटर वर्ड्स अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट किया, इसमें कुछ भी आपने नया नहीं किया। सो डेफिनेटली यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसा करें, तो ये पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपको पहले से ही पता हो। उसके बाद यहाँ पे एक बात जब हम कर रहे हैं कि नया होना चाहिए, न्यू इन्वेंशन, बिकॉज अब हम पेटेंट की बेसिक समझ चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग इनटू डिटेल्स एंड डीप डिटेल्स, अब हम उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यू इन्वेंशंस की, तो डेफिनेटली ये हमें समझना होगा कि जब हम न्यू इन्वेंशंस है तो ये वो इन्वेंशन है विच हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशंस। का मतलब ये है कि जब हम कोई न्यू इन्वेंशन की बात करते हैं तो ये नया इन्वेंशन मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो आज से पहले कभी भी पब्लिश ना हुआ हो। यानी अगर मैं इंडिया में कोई पेटेंट अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 3 टेस्ट, अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ दिस पेज, ये तीनों क्वालिफाई करने, विच इज नोवेलिटी, इन्वेंटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैं अभी यहाँ पे हूँ नोवेलिटी, और इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ जब हम नोवेलिटी की बात करते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर इट इज न्यू, और ये कभी भी पब्लिश ना हो। सो इट शुड नॉट हैव अ प्रायर पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं अगर इंडिया में हूं और ये चीज यूएस में, चाइना में, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एनीवेयर ये कहीं भी पब्लिश हो चुकी है, किसी भी लैंग्वेज में हो चुकी है, सो डेफिनेटली मुझे पेटेंट नहीं मिल सकता। हाँ, इसके अंदर कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, विच मीन्स अगर मैं पेटेंट जब मैं कह रहा हूँ नहीं मिल सकता, इट मीन्स कि अगर जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश किया है उसने इंडिया में भी पेटेंट ले रखा है और ऑस्ट्रेलिया में भी, तो मुझे पेटेंट नहीं मिल सकता। बट अगर उसने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में उस चीज का पेटेंट ले रखा है और मुझे जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया में उसका पेटेंट मिलना है, तो ठीक है, दैट इज फाइन, मिल जाएगा। पर अगर किसी ने इंडिया में ही ये पब्लिश कर रखी है बुक, नॉवल और कोई भी चीज, सिनॉप्सिस, कुछ भी, चाहे किसी और लैंग्वेज में है और चाहे किसी पेपर में पब्लिश हुआ है, किसी मैगजीन में, किसी नॉवेल्स में, किसी इंटरनेट के पब्लिकेशन में, कहीं भी अगर ये प्रायर पब्लिकेशन हो चुका है, उसने एक बार पब्लिश कर दिया, भले पेटेंट उस पर लिया हो, मिला हो, ना मिला हो, बट एक बार पब्लिश हो चुका है, फिर मैं भूल जाऊं कि मुझे पेटेंट मिलेगा, बिकॉज इस टेस्ट से, यानी आप देखें ये 3 टेस्ट हैं एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। क्योंकि सबसे पहला क्या है, नोवेलिटी। अगर यही नया नहीं है तो फिर बाकी की बात ही खत्म हो जाएगी। और ये तीनों के तीनों एंड है, आप देख भी रहे हैं एंड यहाँ पे लिखा है और नहीं है, यानी तीनों ही क्वालिफाई होने जरूरी है। इसको लेके फर्दर एक केस लॉ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राज प्रकाश वर्सेस मंगत राम चौधरी। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर it was held that invention as is well known is to find something or discover something not found or discovered by anyone before. It is not necessary that invention should be anything complicated. The essential thing is that inventor was first to adopt it. The principle therefore is that every simple invention that is claimed, so long as it is something which is novel and new, it can be an invention. So इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो complicated है कि नहीं। तो कोई इन्वेंशन की डेफिनेशन यही ना माने कि इन्वेंशन अब अच्छा, अब ऑल्दो ये मे बी इससे मैच ना करे डायरेक्टली और शायद दूसरे एरिया में फॉल करे, बट देखिए जब हम कोई भी इन्वेंशन की बात करते हैं समझने की जरूरत ये है कि इन्वेंशन शुड नॉट बी जिसमें 100 पेजेस हैं। इन्वेंशन वो नहीं है जिसमें 1000 पेजेस है। इन्वेंशन शायद ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 पेजेस हैं, जो कि डेफिनेटली मैं कुछ देर पहले भी कह रहा था, क्वालिटी अगर उसके अंदर वो है, सो आई थिंक फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पेजेस में लिखा है, कितने पेजेस में कम लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया अगर है जो दुनिया जानना चाहती है, डेफिनेटली किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में, दैट इज इन्वेंशन। इंडिया में नहीं बट डेफिनेटली ये बहुत सारी और कंट्रीज में हो चुका है एंड आई थिंक इंडिया में भी ये जल्दी होगा। होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, अभी तक हम उबर्स, ओला, ये सब चीज़ें, कैब्स यूज़ करते हैं, बट आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड में लॉन्च हो चुकी है अलग अलग कंट्रीज में, बट आने वाले दिनों में ऊबर जो है वो अपने हेलीकॉप्टर्स लॉन्च कर रहा है, नॉट इन इंडिया बिकॉज अभी एविएशन मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिली है उन्हें, बट डेफिनेटली इन वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज दे हैव ऑलरेडी लॉन्च
बहुत सारी सुनते हैं आजकल की बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स बनने की पोजीशन में आ चुकी हैं जो ड्राइवरलेस ट्रेन है। ये सब क्या है? ये सब इन्वेंशन ही तो है, क्योंकि आज तक वी जस्ट थॉट कि कोई ना कोई तो होगा जो ट्रेन चलाएगा, और आई थिंक इंडिया में भी ये काफी हद तक अब इम्प्लीमेंट होने ही वाला है। सो ये सब इन्वेंशन है। सो इन्वेंशन जरूरी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो कि लोग डेफिनेटली उनको ईजी कर देगा चीजें। और आप ऐसे कह दीजिए कि इन्वेंशन के बाद कुछ नया सोसाइटी को मिलेगा, कुछ बेटरमेंट होगा, कंफर्टेबल लेवल होगा। ये सब चीजें डेफिनेटली उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड द लिस्ट इज इंक्लूसिव, यानी जितना आप ऐड करें उतना इसके अंदर कम है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक इन्वेंशन के अंदर या पेटेंट के अंदर जो होनी चाहिए, सबसे पहले वो नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस, जैसे कि मैंने कुछ कहा कुछ देर पहले, ऐसा कुछ जो बाकी लोग नहीं सोच सकते थे बट आपने सोचा, और क्योंकि आपने सोचा है, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। एंड इफ द क्रेडिट गोज टू यू, दैट इज द रीजन कि आप जब आप पेटेंट यूज करेंगे या आप किसी को देंगे, सो रॉयल्टी आपको मिलेगी, और वो 20 साल की रॉयल्टी आपको ही मिलती रहेगी। जितना आप चाहे खुद यूज करेंगे तो सब कुछ आपका है, किसी और को यूज करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी वो आपको देगा, बिकॉज इट वॉज नॉन ऑब्वियस, नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट आपने वो करके दिखाया। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब उस चीज को यूज करके, उस चीज का कहीं ना कहीं यूज करके कुछ ऐसा बनाया जा सके जो कि एंड प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। इन्हीं चीजों को ना फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। नोवेलिटी, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एक वर्ड भी यूज किया, विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज इन प्रायर आर्ट। अगर पहले वो चीज कहीं पब्लिश हो चुकी है, देखिए लिखा विच मीन्स एवरीथिंग दैट हैज बीन पब्लिश प्रेजेंटेड अदरवाइज, चाहे वो पब्लिश आया हो, चाहे वो प्रेजेंटेड हो, चाहे और भी कुछ हो, बट लोगों को पता चला है, एक बार पब्लिश हो गई है, चाहे 10 लोगों ने पढ़ा है, चाहे 50 ने, चाहे 100 ने, चाहे 500 ने, पब्लिश हो गई है, द गेम इज ओवर, वो नोवेलिटी की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर सकती। फर्दर ये भी बता दूं, यहाँ पे जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, प्रायर आर्ट इंक्लूड डॉक्यूमेंट इन फॉरेन लैंग्वेजेस इन एनी फॉर्मेट इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, चाइना है, जापान है, फ्रांस, हम शायद नहीं जानते चाइनीज, हम नहीं जानते रशियन, वी डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज में बी, बट अगर वहां पब्लिश हुआ है सो ऑब्वियसली हम पेटेंट उनके लिए नहीं ले सकते। सो बहुत जरूरी है कि प्रायर आर्ट को हम देख लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फाइल करें। अगर कोई ऑलरेडी चीज प्रायर आर्ट के अंदर फॉल कर रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन हमें नहीं फाइल करनी चाहिए। यहाँ पे फर्दर ये भी लिखा हुआ है, एक नया जो अब टॉपिक आ रहा है, दैट इज प्रायोरिटी डेट। प्रायोरिटी डेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखा है कि दिस means that there should not be any prior disclosure of any information contained in the application for patent anywhere in public domain before the date on which application is first filed, that is priority date। यानी ये कि जब आप प्रायोरिटी का मतलब क्या है, जब आप कहते हैं कि एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बिजनेस क्लास में जो होते हैं डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहले वो फ्लाइट में जाएंगे, और जब फ्लाइट लैंड करेगी तो सबसे पहले वो उतरेंगे यूजुअली। तो चेक इन एंड चेक आउट सबसे पहले उन्हीं का जनरली माना जाता है। So प्रायोरिटी मीन्स दूसरों के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए। तो यहाँ पे भी यही है कि जब आप बात करते हैं नोवेलिटी की, तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायर आर्ट यानी एप्लीकेशन पहले पब्लिश हो चुकी हो, तो ये हमें सोच लेना है कि हमारी एप्लीकेशन अगर सबसे पहले पब्लिश हो गई है, उसके बाद किसी की हो रही है, तो 2 एप्लीकेशन होगी, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी? हमें, क्योंकि पहले सबसे एप्लीकेशन हमने पब्लिश करी है। सो यहाँ पे प्रायोरिटी तभी क्वेश्चन में आएगी जब एक से ज्यादा कोई चीज होगी, क्योंकि अगर एक ही चीज है तो फिर तो उसी को ही प्रायोरिटी मिलनी है, बट अगर एक से ज्यादा है तो डेफिनेटली वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस कि किसने ये एप्लीकेशन पहले फाइल करी है। फर्दर ये भी लिखा गया है कि जो इन्वेंशन नया कब माना जाएगा, इफ इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्रायर आर्ट, और फर्दर प्रोविजन में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर 1912 से पहले, 1 जनवरी 1912 से पहले, क्यों ये ऐसा लिखा गया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने बात करी कि 1911 में पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट था, तो उससे पहले यहाँ पे लिखा गया ऑन और आफ्टर। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन 1912 के बाद फाइल करी है तो डेफिनेटली प्रायोरिटी के हिसाब से उसको एग्जामिन करना होगा। लिखा है ऑल्दो द टर्म प्रायर आर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 टू सेक्शन 34। Invention shall not be considered to be novel if it has been published anticipated by publication। यानी अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है बट सिमिलरली वही एप्लीकेशन जो है वो 1 जनवरी 1912 के बाद कोई और फाइल कर चुका है, मान लीजिए किसी ने 1920 में एप्लीकेशन फाइल करी थी और आप 2020 में फाइल कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली भले यहाँ पे 100 साल का डिफरेंस हमें नजर में आ रहा हो, बट प्रायोरिटी उसी को मिलेगी जिसने 1920 में एप्लीकेशन फाइल करी थी। उसके बाद फर्दर यहाँ पे लिखा है कि किसी और कंट्री में, तो पहली वाली तो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लिखा है पेटेंट इन इंडिया। सेकंड वाली में बात करी गई है इन एनी
डॉक्यूमेंट इन एनी कंट्री, तो कहीं भी और कभी भी, यहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं है, सो हो सकता है वो 500 साल पहले फाइल किया हो, बट फिर भी प्रायोरिटी उन्हें मिलेगी, हमें नहीं मिल सकती। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा है कि invention should not be considered to be novel if it has been claim of any complete specification filed in India which is filed before the application but published after the said application। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये हम अभी बात करेंगे। दो तरीके की स्पेसिफिकेशन होंगी, एक होगी प्रोविजनल और एक होगी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है इन्वेंशन जो होगा वो नोवेल नहीं माना जाएगा अगर किसी और ने अपने अपने क्लेम में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में उसको मेंशन किया है और वो जो उसने एप्लीकेशन फाइल करी वो आपसे पहले फाइल करी है। इसका मतलब ये है कि, तो आई थिंक मैं अभी जैसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का वर्ड मैंने यूज किया, तो इसमें हम बात करेंगे प्रोविजनल एंड कंप्लीट। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं क्योंकि ये वर्ड यूज हो चुका है यहाँ पे। सो प्रोविजनल एप्लीकेशन क्या है कि जब आपके माइंड में कोई आ जाए कि हाँ मुझे इस चीज के लिए पेटेंट फाइल करना है, और जैसे कि मैंने कहा जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा उसे प्रायोरिटी मिलेगी, यानी उसका राइट उस पेटेंट को लेके सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तीनों पे सही से फुलफिल हो तो उसको पेटेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो जैसे ही दिमाग में आइडिया आया सबसे पहले हमें क्या करना है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर देनी। तो जो हम जैसे ही दिमाग में आइडिया आता है पेटेंट एप्लीकेशन जब सबसे पहले फाइल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोविजनल एप्लीकेशन। और उसके हमें आगे डेफिनेटली सब मिलेगा पढ़ने को, बट डेफिनेटली प्रोविजनल एप्लीकेशन के विद इन 12 मंथ्स वी हैव टू फाइल अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक वो स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, बट प्रोविजनल सिर्फ एक एप्लीकेशन है कि हाँ मैं अगले 12 महीने के अंदर पूरी डिटेल सबमिट करूंगा। और जो भी इंसान फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है उन्होंने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी इन दी ईयर 2001 जनवरी में, और 12 महीने के अंदर यानी दिसंबर 2001 तक उनको अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी थी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने 1 जनवरी 2001 को अपनी प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी और 12 महीने के अंदर कंप्लीट फाइल करनी है, तो जो मिस्टर बी हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी 30 मई को प्रोविजनल। तो भले मिस्टर बी जो है उनकी एक्चुअली एप्लीकेशन में ज्यादा कंटेंट है, बट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, भले बी की कंटेंट जो है वो ज्यादा अच्छा है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ए को मिलेगी प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल करी है, दिस इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करी है उससे रिलेटेड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी कोई मेंशन कर चुका है पूरा डिटेल, तो डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और फर्दर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन्वेंशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी नोवेल, इट हैज बीन एंटिसिपेटेड हैविंग रिगार्ड टू नॉलेज ओरल अदरवाइज। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मतलब है बताने का इन 4 पॉइंट्स में, और स्पेशली 4th पॉइंट में कि नया इन्वेंशन हम उसको नहीं मान सकते अगर उसके बारे में कहीं सिर्फ और सिर्फ बोला ही गया, क्योंकि प्रूफ क्या चाहिए, रिटन में चाहिए। सो अगर रिटन में कोई चीज डेफिनेटली नहीं है सो हम उस चीज को प्रायोरिटी में कंसिडर नहीं कर सकते। फर्दर इस केस लॉ के अंदर जो आप देख रहे हैं गिरेंद्र नाथ बनर्जी वर्सेस धर्मपाल दास गुप्ता, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज इन्वेंशन, तो लिखा है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये एक वर्ड या सेंटेंस या मे बी शायद एक पेज में भी नहीं बताया जा सकता है कि इन्वेंशन क्या है, बिकॉज मैंने कुछ देर पहले वर्ड यूज किया इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो इंक्लूसिव है, जितना आप ऐड करें उतना यहाँ पे कम है, बट इन ब्रीफ हम कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं सामने कि इन्वेंशन एक हर वो चीज है जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा, जो कि किसी ट्रेड को, किसी कमर्शियल एक्टिविटी को, किसी सोसाइटी को इनहेंस करती है, इंप्रूव करती है। और जैसे कि कुछ देर पहले भी मैंने कहा कि हो सकता है दो चीजें जो कंबाइन हो रही हैं उन पे भी आपको पेटेंट मिल जाए, बट यू हैव टू प्रूव कि ये जो 2 ए और बी मैंने कंबाइन किया जिसके बाद डी बना है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है। ये नहीं होना चाहिए कि जो डी है वो दैट इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। डी एक्चुअली इसके बाद क्या कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा कर पा रहा है जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा था। इन सब चीजों का आंसर अगर हमारा एक्सप्लेनेशन दे रही है इन्वेंशन की, तो आई थिंक वो फिर इन्वेंशन जो हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इन्वेंशन उस क्राइटेरिया को डिफाइन कर देगा। फर्दर उसी को फर्दर समझाते हुए ये कहा गया कि राम नारायण खेर वर्सेस एम्बेसडर इंडस्ट्रीज में फर्दर बात लिखी गई कि पार्टी क्लेमिंग पेटेंट शुड स्पेसिफाई पर्टिकुलर फीचर ऑफ डिवाइस, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दोज व्हिच हैड गॉन बिफोर एंड शो द नेचर ऑफ इंप्रूवमेंट व्हिच इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट द इन्वेंशन। यानी अगर आप कह रहे हैं कि मेरा पेटेंट है तो ठीक है, हमें आप बताइए कि इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, क्या ऐसा है इस चीज के अंदर जो कि पहले वाले पेटेंट्स में नहीं था। और अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हैं तो आई थिंक इससे ज्यादा प्रूव करने की
इन्वेंटिव या इन्वेंशन परस्पेक्टिव से और कोई जरूरत नहीं है, यू आर डन, आपको ये स्टेप क्वालिफाई हो गया, पेटेंट इजीली मिलने के चांसेस बढ़ गए। आगे बात करते हैं नॉन ऑब्वियस। आई थिंक हेडिंग से यहाँ तो क्लियर है, नॉन ऑब्वियस हर वो चीज है जो कि हर कोई नहीं सोच पाया। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर कोई नहीं सोच पाया, देखिए जब हम एजीएम की बात करते हैं, ईजीएम की बात करते हैं, एसएस की बात करते हैं, तो ये जो टर्म्स है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, तो शायद वो अपनी ही पढ़ाई के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से इनके भी कुछ एब्रिवेशंस बता दे जो उसके हिसाब से एकदम सही है। बट एक कंपनी सेक्रेटरी के सामने अगर आप ये बात रखेंगे तो वो डेफिनेटली एजीएम को एनुअल जनरल मीटिंग ही कहेगा, ईजीएम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहेगा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एसएस को कहेगा। तो आई थिंक वो अपनी जगह सही है, बट डॉक्टर एंड इंजीनियर जो इसकी अलग से फुल फॉर्म बता रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी फील्ड अलग है। तो यहाँ पे जब हम नॉन ऑब्वियस की बात कर रहे हैं तो हमारा कंपैरिजन किससे है? उन्हीं से जो हमारी फील्ड के बारे में जानते हैं। इसका मतलब बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मैंने कुछ ऐसा कर दिया अलग जो कि बाकी कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर पाए, सो मेरा कंपैरिजन किससे है? जो मेरी फील्ड वाले हैं, क्योंकि एक कंपनी सेक्रेटरी का कंपैरिजन इंजीनियर से नहीं हो सकता, इंजीनियर का कंपैरिजन किसी लॉयर से नहीं हो सकता। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑब्वियस एंड नॉन ऑब्वियस की बात देखते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि कंपैरिजन राइट डायरेक्शन में हो। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि inventive step is a feature of an invention that involves technical advance as compared to existing knowledge or having economic significance, making the invention non-obvious to the person skills in art. Skill in art मतलब जो उसके बारे में जानता है, जो जानता ही नहीं है कि भाई एजीएम सेकेंडरी स्टैंडर्ड 1 2 ये होते क्या हैं, उसके लिए तो सब कुछ ही आई थिंक नॉन ऑब्वियस है। तो नॉन ऑब्वियस की लड़ाई, नॉन ऑब्वियस की जस्टिफिकेशन वहीं पे है जो कि उसके बारे में चीजें क्लियरली जानता है। और समझ यहाँ पे स्पेसिफिकली उसको समझा भी दिया गया, फॉर दिस पर्पस अ पर्सन स्किल्ड इन आर्ट शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर अवेयर ऑफ व्हाट जनरल common knowledge in the relevant art at the relevant date. In some cases, a person skilled in art may be thought as a group or a team of person rather than a single person. तो ये एक केस लॉ के हिसाब से पूछा जा सकता है कि जब आप पर्सन स्किल्स आर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सीलेंट स्टूडेंट की, एक्सीलेंट कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं करते, हमें उस कंपनी सेक्रेटरी की, हर उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिसने बेसिक एक कॉमन नॉलेज गेन करी है। कॉमन नॉलेज का मतलब ये है कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट उसको बेसिक पता है कि हाँ आईपीआर क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट क्या है, इतना भी अगर जानता है तो भी उससे हमारा कंपैरिजन हो सकता है। और जो तीसरा स्टेप है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी में तीन चीजें हमें देखनी होंगी कि कोई भी इन्वेंशन, जैसे कि हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि पेटेंट जब मिलेगा तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पेटेंट के अंदर। सबसे पहला तो नोवेलिटी, फिर था नॉन ऑब्वियस और अब है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तीन चीजें क्या है कि ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जिसको बनाया जा सकता है। अगर कोई चीज एक बार आपसे बन जाती है और दोबारा नहीं बन सकती तो वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगी। और ये जो चीज बनाई जा रही है किसी ना किसी फील्ड में यूज होगी, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि उसका फायदा ही क्या है वो चीज का, जो कि आई थिंक हम किसी भी फील्ड में यूज नहीं कर पा रहे, सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं हो पा रहा। सोसाइटी डज नॉट इंक्लूड ओनली मी और ओनली यू, इट मीन्स एनीबडी अमंग अस, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारा कोई फैमिली मेंबर हो, किसी का तो फायदा हो। तो डेफिनेटली वो चीज जो बार बार बनाई जा सके, किसी के फायदे में हो, और जैसे कि बार बार मैंने कुछ देर पहले भी कहा, कैन बी रिप्रोड्यूस विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विद मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। वो एक बार आपने सीख ली, उसके बाद चाहे आप एक बार बनाइए, चाहे 10 बार, चाहे 100 बार, जितनी बार बनाइए वो चीज वैसे ही बनेगी। सो कोई तुक्के वाली बात नहीं है, कोई एक हिट एंड रन वाली बात नहीं कि एक बार कर लिया वो चीज हो गई, नहीं फिर दूसरी बार किया वो चीज नहीं हुई, तीसरी बार किया वो चीज होगी, ऐसा नहीं। हर बार वही रिजल्ट्स अगर हमें मिलते हैं तो डेफिनेटली फिर वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। फर्दर इसके नीचे जो बात लिखी हुई है वो यही है कि इन्वेंशन जो पेटेंटेबल होंगे, फर्दर इसको मैं आई थिंक इतना भी ये समझा दूं कह के इस पूरे पैराग्राफ का जो बेसिक पॉइंट्स है। जब हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो 3 पॉइंट्स अभी मैंने पढ़े, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि प्रॉफिट होना चाहिए, यही बात यहाँ पे भी लिखी है। फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलिटी द एलिमेंट ऑफ कमर्शियल और मॉनेटरी, पेक्यूनियरी मींस मॉनेटरी सक्सेस हैज नो रिलेशन। हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद एकदम से प्रोडक्ट ना बनता हो, वो एक काइंड ऑफ सुनते हैं ना, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर जाके फिनिश गुड्स तैयार होता है। तो हो सकता है वो एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट होके गुजरता है, बट अल्टीमेटली जब हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर देते हैं तो एकदम से प्रोडक्ट बिकता नहीं है। फॉर एग्जांपल
गाड़ी पे अगर इंजन लग जाता है तो सीट्स ना लगाएं, रूफ ना लगाएं, टायर्स ना लगाएं, तो इंजन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर इंजन जो है वो वहीं पे हो जहां उसे होना है, इंटीरियर्स पूरे सही हो जो मैंने अभी नाम लिए, तो डेफिनेटली गाड़ी गाड़ी लगती है। अदरवाइज वो मे बी कुछ और है, वो कार नहीं है फिर। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि उस टेक्नोलॉजी पे हमें इमीडिएट फायदा मिलेगी, वो टेक्नोलॉजी बनाई बेची तुरंत पैसे मिल के, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो एक सेकेंडरी टेक्नोलॉजी हो, यानी जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो किसी एक एक फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करे। अगर इतना भी है तो भी वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के अंदर फॉल करता है। फर्दर बात यहाँ पे ये करी गई है कि जब हम यूजफुलनेस ऑफ एलिज इन्वेंशन डिपेंड्स नॉट ऑन वेदर बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और रिजल्ट नॉट नेसेसरी फॉर कमर्शियल सक्सेस कैन बी ऑब्टेन, बट ऑन वेदर बाय डायरेक्शन द इफेक्ट दैट एप्लीकेशन पेटेंटी प्रोफेस टू प्रोड्यूस कुड बी ऑब्टेन। तो जैसे कि कुछ देर पहले भी मैंने कहा कि यूजफुलनेस इस पे डिपेंड करेगी कि जो आप कह रहे हैं वो चीज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने कहा है उसके अलावा क्या हो रहा है या और कितना बेटर है। जो आप कह रहे हैं अगर वो चीज इस समय मिल पा रही है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यही बाकी के पॉइंट्स में भी फर्दर लिखा गया है। सो अब जो टॉपिक आ जाता है वो है नॉन पेटेंटेबिलिटी सब्जेक्ट मैटर। कुछ देर पहले मैंने ये भी मेंशन किया था कि हर चीज पेटेंटेबल नहीं हो सकती। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, ए से पी तक पॉइंट्स है, बट मैं इसको समझाता चलूंगा। और अगर क्योंकि ये ओपन बुक रीडिंग है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत गाइड भी करता चलूंगा कि कैसे हमें ये करना है, रादर देन सिर्फ मैं इसको समझाऊं या इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। सो याद ये भी रखिए कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं, सो वी नॉट हैव टू रटो द सब्जेक्ट, हमें नहीं रटना नहीं है, बट जस्ट इजीली आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप खुद भी देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा। हाँ, जहां जरूरत है वहां लाइन पढ़नी पड़ रही है जिससे कि आपको भी समझ में आए। क्योंकि मैं ऑलरेडी आई थिंक पिछले 4 साल से और 3.5 साल से जब से इस सिलेबस में है आईपीआर, मैं आई थिंक 7 से 8 बैचेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो एक बैच जून दिसंबर आप मान लीजिए मैं 12 से 13 बार ये बुक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो फर्क होगा, आप एक बार शायद आपने पढ़ी है, हो सकता है 2 बार, या मे भी हो सकता है पता नहीं 2 बार भी पढ़ी है कि नहीं, बट 2 या 3 बार, बट डेफिनेटली मैंने बहुत ज्यादा बार। तो इसलिए मेरे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा फर्क तो होगा ही होगा। बट अगर आप इसको एक एक बेसिक स्टोरी के तरीके से समझेंगे और बस हाँ उसको समझते जाएंगे, रादर देन रटना कि मुझे रटना है, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको समझते जाएंगे। और जहां जहां जो जो चीजें बताई हैं, कुछ दिक्कत लग रही है किसी पॉइंट को, वहां पे उसको लिख लीजिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे पूछेंगे आप मुझसे, तो आप बहुत इजीली अच्छे तरीके से पेपर कर लेंगे। और मेरा तो मानना यह है कि 3 घंटे से पहले, हो सकता है 2 घंटे 50 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। और जब मार्क्स आए तो वो भी अच्छे ही मार्क्स आए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छे ही मार्क्स आएंगे। बट प्रोवाइडेड आप ये समझें कि इसको रटना नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल सब्जेक्ट जहां पे बुक हमें लेके जा रही है। बट बुक का यूज हमें तभी करना है जब हमें लगता है कि मैं वो चीज एकदम भूल गया हूँ, माइंड में एकदम ब्लैकआउट है। अगर इफ आई नो एनीथिंग अबाउट इट तो मुझे उसके बारे में लिखना स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, इसको मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच में रहे। तो मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा से भी करूंगा, बट कोशिश हम करें कि बुक से एज इट इज कॉपी ना करें, क्योंकि अगर आप बुक से एज इट इज कॉपी करेंगे, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट डेफिनेटली माइंड माय वर्ड्स कि पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज पेपर जो है वो है 3 घंटे का, 180 मिनट्स का, बट जो बुक लिखी जाती है, तो अभी देखिए ICSI कि आप खुद ही जानते हैं, ये तो आई थिंक बेस्ट एग्जांपल आप खुद ही हैं जो CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, कितनी दिक्कत हो रही है। प्रोफेशनल की मॉड्यूल्स ही नहीं है, जिस बच्चे के जून में पेपर है अभी तक उसके पास मॉड्यूल ही नहीं है। तो आई थिंक बहुत मुश्किल सिचुएशन है, मॉड्यूल्स लिखना इज नॉट एन इजी टास्क। और एग्जाम में अगर आप मॉड्यूल को कॉपी करेंगे और सोचेंगे 3 घंटे में आप लिख लें उसे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अपना IQ, जैसे अभी तक जितने भी साल आपको हो गए हैं, कभी भी आप बुक से देख के नहीं लिख रहे थे, तो जो जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखिए। हाँ, अगर मैं भूल जाता हूँ विच सेक्शन विच केस लॉ, सो आई कैन ऑलवेज रेफर बुक। कोशिश करें एग्जाम में कम से कम सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल ले जाएं, जिससे कि आपका ध्यान सिर्फ पेपर पे रहे, ना कि स्टडी मटेरियल्स के पेपर्स को एक से दूसरे को फ्लिक करने में रहे। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए, बात यहाँ पे करी गई है कि सेक्शन 3 के हिसाब से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे पेटेंट नहीं मिल सकता। सबसे पहला लिखा गया वो इन्वेंशन जो कि ऑब्वियस हैं, उन पे पेटेंट नहीं मिल सकता। ऐसे कोई भी इन्वेंशन जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, उन पे पेटेंट नहीं मिल सकता। कोई भी ऐसे चीजें हैं जो कि नॉन लिविंग, अब चेयर का पेटेंट क्या मिलेगा,
टीवी का पेटेंट क्या मिलेगा, लैपटॉप का पेटेंट क्या मिलेगा? सो एनीथिंग दैट इज नॉन लिविंग उसका पेटेंट मिल नहीं सकता, राइट? उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी हमने कुछ देर पहले बात करी, the mere discovery of new form of known substance which does not result in enhancement. देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है CS के अंदर, दैट इज कीवर्ड्स। और अगर फोर्थ पॉइंट अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड विच इज कॉल्ड एज एनहांसमेंट, आई थिंक आप पूरा लिख सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले भी कहा, अगर हम दो चीजों को मिला दिया तो उसमें एक्स्ट्रा या ज्यादा क्या मिला? अगर हमारा जवाब है कि वो तो सिर्फ दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था, ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा उससे, सो आई थिंक देयर इज नो एनहांसमेंट। सो एनीथिंग व्हिच डज नॉट प्रोड्यूस एनहांसमेंट डज नॉट क्वालिफाई टू बी द पेटेंट। उसके बाद अगर किसी दो चीजों को हम एड मिक्सचर कर रहे हैं और उससे अगेन हमें कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा, उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ एग्रीगेट हो रही है, जुड़ रही है, बट कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने को मिल रहा, तो वो भी पेटेंट नहीं है। कोई ऐसी चीज है जो पेटेंट एक्ट से ओमिट कर दी गई है, कोई ऐसी चीज जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले एग्रीकल्चर का पेटेंट नहीं मिलता। कोई ऐसी चीज जो मेडिकल है, सर्जिकल है, थेरेपेटिक है, डायग्नोस्टिक है, इनका पेटेंट नहीं मिलता, क्योंकि अगर वैसे ही भगवान अगर ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है, जाके हॉस्पिटल्स में कभी देखिए, डॉक्टर्स का हाल पूछिए जाके, कितने ही पैसे लग जाते हैं, बट फिर भी एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता डायग्नोज क्या है। ये तब की बात है जब कोई पेटेंट इन पे है नहीं। अगर पेटेंट होगा तो सोचिए कितना एक्सप्लॉयटेशन करा जाएगा नॉर्मल पब्लिक का। सो इसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों के लिए भी पेटेंट नहीं मिलता। कुछ देर पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करी। मैंने बताया कि प्लांट्स जो हैं, यहाँ पे लिखा है वेराइटी, स्पीसीज, सीड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, तो इन सब चीजों के लिए अलग से एक्ट है विच इज प्लांट बायोवैरायटी एक्ट, जो चैप्टर 1 में बेसिक दिया हुआ है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कंटेंट। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो कॉपीराइट के अंदर कवर होते हैं, ये चैप्टर 6 के अंदर स्पेसिफिकली है। यहाँ पे भी दुनिया पूरी बटी हुई है। देखिए कहने को बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग समिट करती हैं, G20, ब्रिक्स, सार्स, बट हर कंट्री अपने अपने आप में अलग है ड्यू टू देयर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। कुछ कंट्रीज जो हैं वो कॉपीराइट की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को उसमें जोड़ती हैं, जैसे कि इंडिया। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उस पर आपको सिर्फ पेटेंट मिलेगा, कॉपीराइट नहीं मिलेगा। सो आई थिंक यहाँ पे क्योंकि इंडिया में हम बात कर रहे हैं, सो कॉपीराइट की कैटेगरी में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉल करते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक, ये सब कॉपीराइट है। कोई प्रेजेंटेशन, टोपोग्राफिक सर्किट, इसके लिए भी एक अलग से एक्ट है, सेमीकंडक्टर्स एक्ट चैप्टर 1 में मेंशन है, इसके लिए भी हमें पेटेंट नहीं मिल सकता। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात करी है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि एटॉमिक एनर्जी से भी रिलेटेड एरियाज में हमें पेटेंट नहीं मिलेगा। सो याद रखेंगे इन सब चीजों को, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में उसको लिखना और डेफिनेटली उसके लिए क्वालिफाई करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, कि कैसे हम एप्लीकेशन पेटेंट की फाइल करें। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि भाई कौन कौन पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। डेफिनेटली हर वो इंसान कर पाएगा जो कि लिविंग है एनीवे। सो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले तो वही कर सकता है जो ये कहता है कि मैं फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन अगर वो ट्रू इन्वेंटर नहीं है तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसको एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि हाँ मैं ही ट्रू इन्वेंटर हूँ, मैंने किसी से पेटेंट चोरी नहीं किया है, किसी और से पेटेंट लिया नहीं है। अब इन चीजों को अगर वो क्वालिफाई कर देगा तो ही वो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल बनता है। कुछ देर पहले हमने बात करी कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको पेटेंट अभी मिला नहीं है बट मिलने के चांसेस अब पूरे हो गए हैं, क्लियरेंस आ गई है, तो फॉर एग्जांपल ए ने पेटेंट अप्लाई किया था एंड नाउ ए को लगता है कि भाई मैं जो पेटेंट है ये अपने सन, डॉटर या किसी और को दे देता हूं मैं पेटेंट जस्ट एज अ गिफ्ट, तो उसने अपना पेटेंट असाइन कर दिया। सो एक पेटेंट का असाइनमेंट होगा आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट, जबकि जिस पेटेंट की अभी हम बात कर रहे हैं उसका असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर पेटेंट है, पेटेंट मिला नहीं है बट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब कुछ मेरा दिमाग है बट मैंने स्पेसिफिकली ये कह दिया कि क्योंकि आइडिया मेरा है और मैं अप्रूवल दे रहा हूँ कि बीइंग एन असाइनी मिस्टर एक्स जो होंगे वो इस पेटेंट को फाइल करेंगे मेरे बिहाफ पे। और मान लीजिए आपने एक पेटेंट बनाया बट आपने उसके बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं था क्योंकि आप उस पर काम कर रहे थे। मान लीजिए दैट इज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स की फॉर एनी रीजन एकदम से डेथ हो गई, पर उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मैंने एक पेटेंट के डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हैं और मैं वाई जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको ऑथराइज करता हूँ कि मैं मेरे बिहाफ पे पेटेंट फाइल कर सके, तो वो भी ऐसा कर सकता है। लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ मेक एन एप्लीकेशन। तो या तो आप एप्लीकेशन कर दीजिए बट क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, सो इस पॉइंट को बेटर समझाने के लिए आपने डेथ से पहले एक विल बना दी जिसमें इसके बारे में अगर लिखा था तो ये भी हो सकता है। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले भी कहा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की अगर हम बात करते हैं
तो वी नीड टू मेक श्योर कि एप्लीकेशन में आप अपना नाम लिखें, अगर आप इन्वेंटर हैं, अपना पूरी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें लिखें। और अगर आपने ये चीज़ इंडिया के बाहर देखी है, मान लीजिए आप यूएस घूमने गए, ऑस्ट्रेलिया घूमने गए, या में भी कहीं और घूमने गए, वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी और उसके बाद आप इंडिया में आए एंड आपने सोचा कि ठीक है इंडिया में तो इसको कोई नहीं जानता तो मैं इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर दूं, तो आप ट्रू इन्वेंटर नहीं माने जाएंगे। लिखा है डज नॉट include either the first importer of the invention in India or the person to whom the invention is first communicated from outside India. So वो पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू मेक श्योर कि इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। जब हम पर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल पर्सन के साथ कंपनी, गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, ये सारे भी फॉल कर सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, जैसे कि अभी मैंने कुछ पहले पॉइंट 3 के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में समझाया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको यहाँ पे समझाया गया कि अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन, सो यू नीड टू मेक श्योर कि जिसके आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जिसकी डेथ हुई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे साथ में फाइल करें। कन्वेंशन एप्लीकेशन मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, पेटेंट पीसीटी है कन्वेंशन एप्लीकेशन, ये अभी हम बात करेंगे बिकॉज हम उस टॉपिक के बहुत पास आ गए हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर जस्ट बिकॉज ये वर्ड आ गया है एंड मैं किसी भी चीज़ को अनअटेंडेड नहीं छोड़ता कि मैंने उसको एस्केप कर दिया, बिकॉज अगर मैं ऐसा करूं तो दिस इज नॉट ऑनलाइन, दिस इज आई थिंक द ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन, कि बहुत बार जो चीज़ नहीं समझ में आती है क्योंकि पूछ कोई सकता नहीं है तो सामने वाला क्या करता है, उसको एस्केप कर देता है, विच आई डोंट डू माई सेल्फ। जो चीज़ है वो डेफिनेटली मैं समझाऊंगा एंड जब वो टॉपिक आएगा तब तो डिटेल में समझेंगे, बट जहां कोई वर्ड अपीयर कर गया जो कि रिलेवेंट है और हमें समझना चाहिए, आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन दैट। सो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेशन फाइल करनी है एंड आप बस इतना समय नहीं है और इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर कंट्री में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकें, सो अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं जिसकी इंडिया एक पार्टी है, जहाँ पे आप इंडिया में बैठे बैठे भी मल्टीपल कंट्रीज में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ना। ये कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं जब ये टॉपिक आएगा। सुनो, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपसे इसके बारे में बात करी थी, तो यहाँ पे आपको बताया भी था कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो एक इन्वेंशन के लिए एक ही एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। अगर आप 2 इन्वेंशन फाइल कर रहे हैं तो 2 एप्लीकेशन फाइल होंगी, 3 तो फिर 3, यानी जितने एप्लीकेशन या आप कह दीजिए जितने इन्वेंशन उतने एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के अंदर 2 इन्वेंशन मेंशन नहीं करे जा सकते। हाँ, ये ठीक है कि अगर कोई रीजनेबल कॉज हो और कंट्रोलर जो है, जो इस पूरी चीज का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा पेटेंट एक्ट को, वो अगर हमें स्पेसिफिकली परमिट कर दे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। बट अदर देन दैट एक एप्लीकेशन में एक इन्वेंशन मेंशन किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, जो मैं बात कर रहा था पीसीटी यानी पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है, तो हमें वो एप्लीकेशन जो होगी, लिखा है मे बी फाइल डेजिग्नेटेड इंडिया शैल डीम टू बी एन एप्लीकेशन अंडर द एक्ट if the correspondent application will also been filed with the controller of India या in India. The filing date of application and its complete specification processed by the patent office as designated office or elected office shall be the international filing date under PCT. तो ये समझा दूं कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी बात होनी स्टार्ट हो गई है। पीसीटी मतलब पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, लिखा भी हुआ है। इसका मतलब नाम से अगर समझे, पेटेंट कोऑपरेशन यानी एक कंट्री दूसरे को कोऑपरेट करेगी। सो रादर देन हम अलग अलग कंट्रीज में एप्लीकेशन फाइल करें, इंडिया को अपनी मेन कंट्री मान सकते हैं अगर हम यहाँ पे रहते हैं, और इसको डेजिग्नेटेड कंट्री मान सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो जो कंट्रीज ने पीसीटी साइन किया हमारे पास ऑप्शन होगा, अगर हम चाहें तो वहां पे भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हाउएवर ये याद रखें कि इस प्रोविजन का आप इस ट्रीटी का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपकी कंट्री इसका पार्ट हो। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या कोई भी और, जस्ट टू नेम अ फ्यू, अगर वो कंट्रीज जो हैं वो इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है तो उनका कोई भी नेशनल जो है वो पीसीटी का यूज नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो पीसीटी के थ्रू, पीसीटी रूट के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में फाइल हो, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो कंट्री है वो उसने पीसीटी साइन किया है। अगर उसने पीसीटी साइन नहीं किया है तो डेफिनेटली फिर आप एप्लीकेशन इस रूट के थ्रू एटलीस्ट फाइल नहीं कर सकते। फर्दर यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि हमें पता है, खुद से पहले बात भी करी कि अगर पेटेंट को 4, 5, 6 इतने साल लग रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, डेफिनेटली एक लेंथी एक्सटेंसिव प्रोसेस है। पर पीसीटी जब से आया, लिखा है कि फॉर्चुनेटली फॉर इन्वेंटर्स सेवरल कंट्रीज इन सेवरल नॉट ऑल, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अराउंड 200+ कंट्रीज हैं, तो सबने तो नहीं साइन किया, सेवरल कंट्रीज
decided to simplify the process of patenting patent around the world by creating PCT. Under PCT, inventors can submit just one, सबसे important, just one international application which is valid for any or all more than 120. तो जब बुक लिखी गई, जब पब्लिश करी गई, जहां से कंटेंट लिया गया, उस समय 120 होंगी. आज 180 कंट्री से ज्यादा इसकी मेंबर्स हैं, तो 180 कंट्री से ज्यादा आपकी एप्लीकेशन एक ही बारे में एक्सेप्ट हो सकती है. यहाँ पे स्पेसिफिकली वो बात भी लिख दी गई, ओनली इन्वेंटर्स हु आर सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीसीटी कैन यूज दिस अर्लियर सिस्टम टू फाइल द इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन. अब देखिए बात बाद में आ रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं सब चीजें बताता जा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक कोई यहाँ पे लिटरल एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही है. इट इज जस्ट लाइक टू मेक इट इजी, जिससे आप चीजों को समझ सकें, रादर देन आपको मेहनत करनी पड़े, पहले आप पढ़ें, फिर इंटरप्रिटेशन करें, फिर उसका मतलब समझें और फिर लिखें. सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज अगर आप उसको याद रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज द ओनली थिंग दैट्स रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक वो एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प करेगा. जब हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ देर पहले मैंने इसका वर्ड का यूज भी किया था. स्पेसिफिकेशन और कुछ नहीं है. जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन, फोन खरीदते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि इसकी रैम कितनी है, फ्रंट कैमरा क्या है, बैक कैमरा कितना है, और मे बी एक्सपेंडेबल कितनी है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, विच मींस डिटेल्स चेक करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं. तो यहाँ पे भी यही है. हमने ये कह दिया कि पेटेंट एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट कि पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर हम लिखने क्या वाले हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमें पेटेंट मिलना भी चाहिए या फिर नहीं. तो दो तरीके से स्पेसिफिकेशन डिवाइडेड होगी, एक होगी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और एक होगी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वो स्पेसिफिकेशन है जो कि फाइनल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. बट प्रोविजनल एप्लीकेशन वो एक डॉक्यूमेंट है जहां पे आपके दिमाग में जैसे ही कोई आइडिया आएगा आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, जिससे कि किसी और को प्रायोरिटी उस एप्लीकेशन पे ना मिल सके. पढ़ लेते हैं. लिखा है कि in order to obtain a patent, an applicant must fully and particularly describe the invention claimed in the complete specification. The disclosure of invention in complete specification must be such that a person skilled in art may be able to perform the invention. So जो आप लिखें वो इतना क्लियरली लिखें कि सामने वाला उसका मतलब समझ पाए, और अगर उसके बेसिस पर कोई इन्वेंशन करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर भी सके. This is possible only when the applicant disclose invention fully, क्योंकि कुछ कुछ बात छुपाएंगे. ये एप्लीकेशन कहाँ जानी है, कंट्रोलर के ऑफिस में. उसी से अगर बात छुपाएंगे कि भाई उसको पूरी बात ना समझ में आ जाए, वो मेरा पेटेंट कॉपी ना कर ले, तो फिर आपको पेटेंट मिलेगा ही नहीं. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेटेंट को पूरा ही डिटेल में आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि एनीवेज अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो पेटेंट मिलना भी नहीं है आपको. सो यू नीड टू मेक श्योर कि कोई बात आप छुपाए ना, यहाँ पे सारी बातें क्लियरली विद द फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स जो भी आप बता सकते हैं वो बताएं. और यहाँ पे दो एप्लीकेशन होगी, प्रोविजनल एंड कंप्लीट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रोविजनल एंड कंप्लीट होगी, जब आप पेटेंट का फॉर्म फाइल करेंगे, विच इज फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, उसी के साथ फाइल करें. प्रोविजनल और कंप्लीट इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्म 1 जो होगा उसके साथ प्रोविजनल भी जाएगी, और जब आप प्रोविजनल के 12 महीने के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कंप्लीट फाइल करनी है, तो भी हम डेफिनेटली फॉर्म 2 के अंदर प्रोविजनल या कंप्लीट फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले फॉर्म 1 जाएगा विच इज एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, उसके साथ फॉर्म 2 अटैच होगा. फॉर्म 2 अटैच में प्रोविजनल एप्लीकेशन भी जा सकती है, और उसी के बाद कुछ समय के बाद हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फॉर्म 2 में ही फाइल करेंगे. हम चाहें तो डायरेक्टली प्रोविजनल, अगर आज आपने फाइल करी, आप चाहें तो कल कंप्लीट फाइल कर दीजिए. इसमें मिनिमम समय नहीं है, बट मैक्सिमम ये है कि प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बीच में 12 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता. आप चाहें तो जितनी बार भी प्रोविजनल एप्लीकेशन अपनी अमेंड कर लीजिए, बट जब भी आप अमेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचता हूं कि जब जब मैं प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करूंगा दी अमेंडमेंट एप्लीकेशन मुझे 12 महीने मिलेंगे, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि एक बार आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दी विच इज ऑन 1 जनवरी, उसके बाद 1 मई में मैंने एप्लीकेशन फाइल करी कि नहीं पहले वाली गलत थी, मैं ये वाली सही है एप्लीकेशन, तो कोई ये ना सोचे कि 1 मई से मुझे दोबारा से 12 महीने मिलेंगे. 12 महीने तो मुझे 1 जनवरी से ही मिलेंगे, चाहे मैं कितनी भी उसके बाद प्रोविजनल एप्लीकेशन उस चीज के लिए फाइल करूं कह के कि ये अमेंडमेंट है. हाँ, अगर फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं तो वो एक अलग बात है, बट अमेंडमेंट में मुझे अमेंडमेंट वाली प्रोविजनल एप्लीकेशन से 12 महीने नहीं मिलेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन से ही 12 महीने काउंट करे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि मैंने कितनी बार भी एप्लीकेशन क्यों ना फाइल करी हो. क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप लिखेंगे टाइटल क्या है इन्वेंशन का, आप कौन है, कहाँ पे रहते हैं, आपका क्या एड्रेस है, और प्रीएम्बल मींस इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताएंगे, और फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे. अगर जरूरत होगी आप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेंशन आप उसके अंदर ड्राइंग्स वगैरह भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं.
और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं इसके लिए कोई आपको मॉडल देने की जरूरत है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में आपको याद होगा प्रोजेक्ट्स बनाते थे तो उसमें बहुत बार हम कुछ ना कुछ चार्ट पेपर्स ड्राइंग सब करते थे, तो ऐसे कुछ अगर आपको एक एग्जाम्पल देने की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो एनीथिंग, बिकॉज ये एक आखिरी आप कह दीजिए पहला या आखिरी मौका है जिसके बाद आपको शायद दोबारा से मौका ना मिले, और मिल भी जाए तो बहुत दिक्कत आए। तो ट्राई एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, जितना भी आप सबमिट कर सकते हो टू मेक श्योर कि आपके इन्वेंशन को जस्टिफाई करे, उतना सब कुछ वहां पे सबमिट कर दीजिए। जब प्रोविजनल एप्लीकेशन की फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझ लेना जरूरी है कि जैसे कि कुछ देर पहले का लिखा है कि फर्स्ट लाइन में लिखा है व्हेन द एप्लीकेंट फाइंड दैट द इन्वेंशन हैज रीच्ड अ स्टेज दैट इट कैन बी डिस्क्लोज्ड ऑन पेपर बट नॉट अटेन द फाइनल स्टेज, यानी कुछ ऐसा दिमाग में आ चुका है जिसको आप पेपर पे लिख सकते हैं, बिकॉज कोई डेफिनेटली दिमाग तो नहीं बढ़ सकता आपका, तो आप पेपर पे लिख के बता सकते हैं कि ये चीज है, मुझे अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है और आई नो कि मुझे आगे क्या करना है। सो इट्स नॉट फाइनल बट डेफिनेटली इट हैज स्टार्टेड। सो आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पे है जिसकी वजह से पूरी चीजें बदल जाएंगी, दैट इज द प्रायोरिटी डेट। क्योंकि अगर आपसे पहले किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी प्रोविजनल एप्लीकेशन, तो आप सोच रहे थे कि ठीक है पूरा तैयार हो जाएगा तो ये एक साथ एप्लीकेशन प्रोविजनल फाइल करूंगा और उसके अगले दिन कंप्लीट फाइल कर दूंगा, बट उस समय से पहले सो ये आप सोच रहे थे कि मैं 10 जनवरी 2017 फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 जनवरी 2017 को आपके दिमाग में आइडिया, आपने बोला ठीक है एक काम करता हूँ मुझे 5-6 दिन लगेंगे सारा एक साथ ही फाइल कर दूंगा, तो मैं 15 जनवरी तक सब एक साथ फाइल कर दूंगा प्रोविजनल एंड कंप्लीट। बट किसी ने क्या किया 11 जनवरी को प्रोविजनल फाइल कर दी, तो जितनी भी आपकी मेहनत थी सारी बेकार जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलेगी जिसने 11th को फाइल करी, क्योंकि अभी तक तो आपने सोचा था ना, आपने फाइल तो नहीं करी। So the person who actually files the application सबसे पहले he or she gets the priority, और इसी के लिए हमें प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। प्रोविजनल एप्लीकेशन के बाद लिखा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज टू बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, और अगर आप नहीं करते 12 महीने के अंदर तो घबराने की बात नहीं, कोई फाइन पेनल्टी कोई जेल नहीं होने वाली, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, अबेंडन ट्रीट करके उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो बात भी लिखी है कि two provisional application filed by the applicant are coordinate, coordinate means similar या modification है यानी amendment है, the applicant may file one complete specification covering both, तो ये तो ठीक है। Such a complete specification shall have to be filed within 12 months from the date of filing the first provisional application। तो I think अब ये बात मेरी clarify होती होगी कि अलग अलग application फाइल करिए, अगर हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे चालाक हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप सही होगे, पर यहाँ पे कंट्रोलर शायद हमसे ज्यादा चालाक है, या लॉ हमसे ज्यादा चालाक है, क्लेवर है, या मे बी एक्सप्लॉइट ना हो, इस हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कितनी बार भी आप फाइल करिए प्रोविजनल कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की डेट पहले ही अमेंडमेंट से या पहले जिस दिन आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करी है उसी से ही काउंट करी जाएगी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दी अमेंडमेंट। सो ये हमें ध्यान रखना होगा। और एप्लीकेशन जो होगा जैसे कि कुछ देर पहले हमने बात करी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, applicant may within 12 months from the date of filing complete specification convert the same into provisional, consequently the applicant has to file complete specification within 12 months from the date of first filing। तो जो भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे within 12 months from the date of complete specification आप उसको प्रोविजनल दोबारा से कर सकते हैं, यानी प्रोविजनल एप्लीकेशन के 12 महीने के अंदर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी ही होगी अगर आप चाहते हैं कि वो सही चले। पर जिस दिन आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करी आप चाहें अगर आपको लगे नहीं ये सही नहीं था तो आप दोबारा से फिर 12 महीने के अंदर प्रोविजनल फाइल कर सकते हैं, ये हो सकता है। बट इससे एक तरीके का इसका भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, बट याद रखिए कि ये जो चीज होगी ये कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये सिर्फ तभी होगी जब आप विद इन इंडिया काम कर रहे हैं, इससे बियॉन्ड जाएंगे तो ये जो है कि प्रोविजनल के बाद कंप्लीट और कंप्लीट के बाद प्रोविजनल, ये बाकी सारी कंट्रीज में सिस्टम नहीं चलेगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आई थिंक इसको याद रखें कि एग्जाम में आ सकता है टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, जिसका दूसरा नाम है टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर टेक्निकल एज वेल एज लीगल इन्फॉर्मेशन दोनों होंगी। टेक्निकल मतलब बेस्ट मेथड होगा, परफॉर्मेंस कैसे होगी, लीगल मतलब पेटेंट एक्ट के रूल्स सेक्शन प्रोविजंस भी यहाँ पे मेंशन करे जाएंगे। याद यहाँ पे रखें लिखा है कि एक्सट्रीम केयर से इसको ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि हम ये आगे पढ़ेंगे भी कि एक बार आपने ये सबमिट कर दी फिर जो इसमें लिखा है वो एक ड्राफ्टिंग में चीज होती है, सभी ने पढ़ा होगा रिसाइटल्स कैरी एविडेंटरी वैल्यू। तो यहाँ पे भी जो चीज आपने लिखी है दैट इज फॉर श्योर एंड शॉर्ट, अब उसको आप बदल नहीं सकते, बाद में आप ये नहीं कह सकते मेरा मतलब ये था या मेरा मतलब ये नहीं था। सो वी नीड टू मेक श्योर कि अटमोस्ट केयर से हम इसको ड्राफ्ट करें जिससे कि बाद में इसके बारे में कोई भी इशू ना हो। क्या क्या चीजें हम याद रखेंगे जब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे
ये याद रखें कि एप्लीकेशन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन करी गई हो, उसके अंदर बेस्ट मेथड बताया गया हो, जैसे कि मैंने बताया हमें छुपाना नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देनी है, तो जो भी बेस्ट मेथड है वो हमें यहाँ पे बताना है। प्लस ये भी बताना है कि जो क्लेम्स है, क्लेम्स मतलब हमारे दावे क्या क्या है, किन किन चीजों के बेसिस पे हम चाहते हैं कि हमें पेटेंट के अंदर प्रोटेक्शन मिले, ये सब चीजें भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और उसके बाद अगर हमने जो बात करी कि हमें ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई ड्राइंग्स, कोई मॉडल्स, कोई पिक्चर्स अटैच करनी है या कोई और कंटेंट देना है तो वो भी हमें दे सकते हैं। पर आई थिंक जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसके अंदर स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल मैटर मटेरियल से रिलेटेड बात लिखी हुई है। अब उसके बारे में बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ना भी अगर आपको याद हो तो आपने डेफिनेटली याद होगा माइक्रोस्कोप के हम बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे देख रहे हैं अभी, या आप अपनी बुक को देख रहे हैं, या इस बुक को देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रही है, तो क्लियरली अगर नेकेड आई से देखें तो हमें सिर्फ स्क्रीन और उस पर कुछ लिखा दिख रहा है। बट अगर यही माइक्रोस्कोप ले आए और उसको माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इन्वायरमेंट में इवन आसपास भी बैक्टीरिया, फंगाई, इवन पानी वगैरह, तो एल्गीज, ये सब चीजें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने लग जाएंगे। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम मे बी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इफ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाए, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो उन चीजों के लिए बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली हम वो चीजें देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब इस बात से ये है कि बायोलॉजिकल मटेरियल यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज, मान लीजिए आप किसी एक ऐसी चीज को लेके पेटेंट चाहते हैं जो कि बायोलॉजिकल एरिया से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है पॉसिबली वो किसी मॉडल में, ड्राइंग में, पिक्चर में आप नहीं दिखा सकते, एंड आप उसको डेफिनेटली किसी एक्सपेरिमेंट से ही दिखाना चाहते हैं, और वो एक सर्टेन कंडीशन, सर्टेन टेम्परेचर, आपको सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी एक टेम्परेचर रखा जाता है, पेड़ पौधे वहां पे उगते हैं, तो यानी कुछ एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन सही होती है कि टेम्परेचर इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हम ये पेटेंट एप्लीकेशन को पता नहीं कितने साल लगेंगे, कब प्रोसेस होगी और पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, तो हम उसके साथ नहीं दे सकते, बट हम वहां पे रेफरेंस में लिख सकते हैं कि हमने जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बुडापेस्ट ट्रीटी का नाम यहाँ पे लिखा गया, विच इज हियर। तो यहाँ पे बुडापेस्ट ट्रीटी मतलब एक बुडापेस्ट एक जगह का नाम है जहां पे बाकी कंट्रीज मिली और उन्होंने सब कंट्रीज ने अग्री कर लिया कि अगर बायोलॉजिकल एरिया से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए एंड बी क्लॉज अबव। ए एंड बी क्या है? ए जो पॉइंट है वो बात करता है स्पेसिफिकली किसके बारे में, पूरा इन्वेंशन को डिस्क्राइब करने के बारे में, एंड जो बी है वो बात करता है इन्वेंशन को बेस्ट मेथड से डिस्क्राइब करने के बारे में। सो बेस्ट मेथड से डिस्क्राइब करने के बारे में अगर हमें वो कंटेंट देना है बट ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस हम नहीं दे पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटी के हिसाब से या बुडापेस्ट ट्रीटी के हिसाब से उसको जमा कर सकते हैं। इंडिया में अलग अलग जगह है, ये आगे आएगा भी चैप्टर में, वहां पे हम इसको जमा कर सकते हैं। और लिखा हुआ है द डिपॉजिट ऑफ मटेरियल शैल बी मेड नो लेटर देन द डेट ऑफ फाइलिंग, यानी जब आप फाइल कर रहे हैं उससे पहले जमा कर दीजिए, उसके बाद नहीं, कि पता चले आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है और जब वहां पे कोई एग्जामिन कंट्रोलर की तरफ से करने गया उस बायोलॉजिकल सेंटर में, तो पता चला वो एप्लीकेशन का कंटेंट अभी आया नहीं, तो पहले वहां पे जमा कर दीजिए, वहां से क्लियरेंस ले लीजिए और उसकी क्लियरेंस अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिए, जिससे कि प्रूव हो जाएगा जो एप्लीकेशन में कंटेंट है, अगर उसका रेफरेंस चेक करना है तो वो अभी अवेलेबल है, जाके चेक किया जा सकता है। उसके बाद आप स्पेसिफिकली बता दीजिए कि कहाँ पे आपने जमा किया है, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, एक पुणे में है, चंडीगढ़ में है, तो डिपेंड करेगा आपने कहाँ पे जमा किया, वो भी आप यहाँ पे बता दीजिए। और उसके बाद ये भी लिख दीजिए साफ साफ कि एक्सेस टू द मटेरियल्स अवेलेबल ओनली आफ्टर डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो कन्वेंशन सेंटर में, बायोलॉजिकल सेंटर में जमा हुआ है वो इसको, वो सेंटर इसको किसी एक्सपेरिमेंट के तरीके से लोगों को दिखाता नहीं रहेगा कि एग्जीबिशन है तो लोग कोई भी आके देख ले। ये तभी दिखेगा जब एप्लीकेशन वहां पे फाइल हो जाएगी और पेटेंट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, उस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उधर से कोई भी आएगा कंट्रोलर की तरफ से तो वो एप्लीकेशन देख सकता है। और एक चैप्टर हमारी बुक में और है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो अगर ऐसा कुछ और भी है जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के एरिया से कनेक्टेड है, यानी ये चीज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, विच मीन्स जैसे बीकानेरी भुजिया है, कोल्हापुरी चप्पल है, आगरा का पेठा है, दार्जिलिंग टी है, सो यानी स्पेशलिटी किसी भी जगह की। सो अगर आपने वो चीज किसी जगह से ली है तो उस जगह का नाम भी जरूर बताइए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में स्पेसिफिकली वो भी जरूर मेंशन करिए। और जरूर याद रखिए जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो भी लिख रहे हैं वो ऐसा लिखिए कि किसी और के पेटेंट क्लेम को इन्फ्रिंज ना करे, क्योंकि इससे पहले ये जज हो कि आपका पेटेंट जो है वो इन्वेंशन, नॉन ऑब्वियस और नोवेलिटी के क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है कि नहीं। अगर कोई ऐसा बंदा आके कह दे कि भाई ये तो मेरा कॉपी किया गया इन्वेंशन है जिसके बारे में पेटेंट मांग रहे हैं, तो फिर नोवेलिटी के बेसिस पे ही वो फंस जाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी हम यहाँ पे लिखें वो इतना लिखें जितना रिक्वायर्ड है, किसी और के पेटेंट को वो डेफिनेटली इफेक्ट ना करे।
अराउंड 1.5 घंटे के आसपास अब समय हो चुका है बात करते हुए आपसे। सो आई थिंक मैं आधा घंटा के आसपास और कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं दोबारा से इसी को फर्दर कंटिन्यू करूंगा एंड डेफिनेटली फिर आपको आई थिंक जल्दी से ये वीडियोस अवेलेबल करा दी जाएंगी। जब टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, तो सिंपल हमारा आंसर होना चाहिए कि 5 तरीके की हो सकती है। एक तो ऑर्डिनरी है जो सिर्फ इंडियन एप्लीकेशन मानी जाएगी यानी सिर्फ इंडिया में फाइल होगी। एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन हम आगे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि कुछ ऐसी कन्वेंशन एप्लीकेशन होंगी जो जैसे एक पीसीटी है जिसको हम पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी कह रहे हैं। कन्वेंशन एप्लीकेशन में क्या होगा, एक हेग कन्वेंशन है, अलग अलग कन्वेंशन है जो अभी मॉड्यूल में आएंगी, वो इसके अंदर आएंगी। डिविजनल एप्लीकेशन क्या है कि एक पेटेंट आपने एप्लीकेशन फाइल करी है और डिवीजन मतलब उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आया। सो पेटेंट एक था वो आपने फाइल कर दिया, 10 साल के बाद यू रियलाइज कि हाँ इसके अंदर ये एक नया इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो डिविजनल हो जाएगा, उसी को पेटेंट ऑफ एडिशन भी ट्रीट किया जाएगा। ये आगे टॉपिक है तब इसके बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे, बट 5 तरीके से डिवाइड हो सकती हैं। कहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि हम बहुत बार सीपीसी सीआरपीसी में पढ़ते हैं कि एक जुरिस्डिक्शन तय करी जाती है कि अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है तो इन्हीं कोर्ट्स में आप जा सकते हैं जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप काम करते हैं या जहां पे ऑफेंस हुआ है। ऐसे यहाँ पे भी है कि जहां पे आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां पे आप जा सकते हैं। और अगर ज्वाइंट एप्लीकेंट्स हैं और उसमें एक सुरेश और रमेश का नाम लिखा है, तो जिसका भी नाम पहले लिखा होगा, जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नहीं, क्योंकि RST के बारे में बात करें और सुरेश रमेश है तो टेक्निकली रमेश का नाम अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, बट किसके बेसिस पे डिसाइड होगा एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करनी है, सुरेश के, क्योंकि उसका नाम रमेश से पहले एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। और जहां से आप ओरिजिनेटेड हैं, या अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया, जहाँ पे आपका कोई भी एड्रेस फॉर सर्विस है यानी जहाँ पे भी आप इंडिया में रहते हैं वहां पे भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये याद रखें कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करने की बात करते हैं तो आपके पास इंडियन एड्रेस होना ही चाहिए। अगर आप एक फॉरेन एप्लीकेंट भी हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो पेटेंट एजेंट को जिसको आप यूज कर रहे हैं या अगर उसको नहीं यूज कर रहे तो, और अगर आप किसी को इंडिया में जानते हैं तो उसका एड्रेस आपको देना है। सो इंडियन एड्रेस हैज टू बी देयर इन द एप्लीकेशन। अगर एड्रेस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। उससे पहले हमने बात करी फॉर्म 1 में एप्लीकेशन फाइल होगी, उसके बाद फॉर्म 2 में प्रोविजनल या कंप्लीट एज अ केस में भी फाइल किया जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके बारे में लिखा है कि नॉर्मल फीस जो होगी वो पेबल होगी अगर जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें 30 पेजेस हैं और 10 क्लेम है। अगर इससे ज्यादा है यानी जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके अंदर 35 पेजेस हैं एंड 12 क्लेम्स हैं तो डेफिनेटली फीस एक्स्ट्रा होगी। सो नॉर्मल फीस इज पेबल अगर आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ऑल्दो 30 पेज कम नहीं है, बस इसलिए क्योंकि पेटेंट एक ऐसा मैटर है जो अगले 20 साल तक आपको कमा के देने वाला है। तो अगर उसके अंदर आप 30 पेजेस तक ही लिख रहे हैं तो नॉर्मल फीस होगी, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी। कुछ देर पहले हम फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इन फॉर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आपकी जो मॉड्यूल है या एक फ्रेश पेपर पे जो फॉर्म्स हैं जहां जहां जैसे फॉर्म 1 है तो रादर देन मान लीजिए एग्जाम में आ रहा है फॉर्म 5 फॉर्म 4, अब फॉर्म 1 2 शायद हमें याद रह सकते हैं, हो सकता है बाकी भी रह जाए, बट टू बी ऑन सिंपल एंड द सेफ साइड हम क्या कर सकते हैं, इसको एक पेज पे लिख लें और उसको अपनी बुक के साथ अटैच कर लें, क्योंकि बुक तो एनीवे लेके जा ही सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि बुक में एक एक चीज नहीं देखनी होगी हमें, बस हम वो पेज देखेंगे सारे फॉर्म्स वहां पे लिखे हैं और उसी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बुक देखेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, बट पेज में डेफिनेटली जल्दी मिलेगा और हमारा समय बचेगा। और अगर हमारा एक एक 2-2 मिनट भी बचता है और मान लीजिए 10 फॉर्म हमें लिखने हैं, 2-2 मिनट बचे तो हमारे 20 मिनट बच गए। 20 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 33% समय हमारा बच गया। अगर 60 मिनट्स मान के चले तो 33% समय बच गया, तो आप कितना ज्यादा लिख सकते हो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक फेल तो बहुत दूर की बात है, आप अच्छे ही मार्क्स से पास होंगे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट अगर आप मेथड सही फॉलो करते हैं सो एप्लीकेशन फॉर्म 1 में जाएगी। उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ राइट आपको देना होगा। कुछ देर पहले हमने बात करी कि प्रूफ ऑफ राइट मतलब कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, असाइनी है तो असाइनमेंट अग्रीमेंट लगाइए, प्रोविजनल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर्म 2 में जाएगी। उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड अंडरटेकिंग, बहुत बार आपको याद होगा अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि टिक टिक करते हैं, आई हियर बाय एग्री कि भाई ये सब सही है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं कि मुझे कभी भी पुलिस ने पकड़ा नहीं है, मैं कभी जेल नहीं गया हूँ। पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो मैं इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हूँ, किसी बैंक का केस नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अंडरटेकिंग यानी डिक्लेरेशन गारंटी लेते हैं चीजों की, तो वो यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी फॉर्म 3 के अंदर।
और या तो ये एप्लीकेशन के साथ फाइल करें, या इन चीज़ों को लेकर अगर आप श्योर नहीं है और लीगल कंसल्टेशन आपको चाहिए तो 6 महीने के अंदर भी आप फाइल कर सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फॉर्म 1 की आप 6 महीने के अंदर। उसके बाद आई थिंक बात करें डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ये भी आपको फाइल करनी पड़ेगी और ये जो जाएगी फॉर्म 5 में जाएगी। हाँ, अगर आप डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप यानी आप ही इसके सच्चे और सही इन्वेंटर हैं, अगर ये आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको एक्सटेंशन मिले तो 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, बट उस एक्सटेंशन के लिए आपको फॉर्म 4, 5 फाइल करना होगा। सो 1 2 3 तो एकदम जाएंगे ही जाएंगे, फॉर्म 4 और 5 का आपस में कनेक्शन है, हो सकता है फॉर्म 5 ही जाए 4 ना जाए, बट अगर आपको फॉर्म 5 विच इज डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप उसको फाइल करने में ज्यादा समय चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन के लिए फॉर्म 4 फाइल करना होगा। आपके भी यहाँ पे आपका पेटेंट एजेंट फॉर्म फाइल कर रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको चाहिए, और पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ वो फाइल करेगा तो फॉर्म 26 में फाइल करेगा। और अगर फॉर्म 26 में वो फाइल कर रहा है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये डेफिनेटली आपने उसको ऑथराइज किया है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर, और पावर ऑफ अटॉर्नी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए जिससे कि पेटेंट ऑफिस में वो एक्सेप्टेड हो सके। आई थिंक उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो हम ये कह सकते हैं बाकी पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखते हैं वो ये कि पेटेंट जो भी एप्लीकेशन है अगर वो नॉर्मल एप्लीकेशन है तो कोई बात ही नहीं है, ऑर्डिनरी है तो, पर अगर प्रायोरिटी कोई है यानी हमें कोई कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, लिखा है पेरिस कन्वेंशन। देखिए अब क्योंकि ये वर्ड आ गया है, ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट पेरिस कन्वेंशन में एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ट्रेडमार्क, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू पेटेंट, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, ये सब चीजें पेरिस कन्वेंशन के अंदर आती हैं। बट एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉपीराइट दैट इज कवर्ड अंडर बर्नी कन्वेंशन। सो अगर मेरा इनसे कुछ रिलेशन है तो मैं इसके हिसाब से भी एप्लीकेशन में क्लियरली बताऊंगा। और आई थिंक एप्लीकेंट जो होगा वो हर जगह साइन करेगा, अगर एप्लीकेंट पेटेंट एजेंट को यूज कर रहा है तो वो हर पेज पे साइन करेगा जिससे कि माना जाए कि वहां पे सब कुछ सही है। लास्ट पेज पे आप लोग अपनी डेट्स वगैरह भी, जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज हम यूजुअली करते हैं, और अगर कोई सैंपल्स वगैरह अटैच करने हैं वो भी बताएंगे। तो बायोलॉजिकल कंटेंट कहीं पड़ा है वो भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जाएगा, उस इंस्टीट्यूट का नाम भी बताया जाएगा जहाँ पे इसको रखा गया है। और जैसे कि हमने पहले बात करी कि एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हमें वहां पे जमा करा देना है जिससे कि जब कोई चाहे तो उसको इजीली इंस्पेक्ट कर पाए। अब क्योंकि ऑनलाइन चीजें होने लगी हैं तो ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो बहुत इजी है अगर ई फाइलिंग करी जाए, बिकॉज उससे पेपर्स, समय एंड डेफिनेटली टाइम इज मनी, सो डेफिनेटली दोनों ही चीजें बचेंगी। E-filing में the only thing that's required is you need to have a digital signatures, and यहाँ पे I think digital signature के बारे में हम सभी लोग जानते होंगे। Just to clarify कि digital signatures जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, अलग अलग तरीके के DSCs होते हैं which is अलग अलग classes में वो divided होते हैं, so you need to make sure कि आपका जो DSC है वो इस पेटेंट फाइलिंग के हिसाब से comply हो, और definitely एक user ID आपको create करनी पड़ेगी and then you are okay to file the application online। जब एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, क्या प्रोसेसिंग में कैसे होगा, जैसे ही एप्लीकेशन रिसिप्ट होगी चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन बेसिस पे, उस पर डायरेक्टली एक सीरियल नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा एंड डेट रिकॉर्ड हो जाएगी। डेट तो आप जानते ही हैं बिकॉज वो प्रायोरिटी का काम करेगी। सीरियल नंबर अगर हमारा सब कुछ एप्लीकेशन में ठीक रहता है तो ये जो सीरियल नंबर है बाद में यही जाके हमारा पेटेंट नंबर बन जाएगा। उसके बाद जैसे एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी उसको डिजिटलाइज करा जाएगा, अगर नहीं है तो, अगर नॉर्मली फाइल हुई है उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा सर्वर्स पे, एंड देन अगर उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जिसको एक स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है और हमने फाइल करा है तो उसको एक पेपर में रैप करके, अलग क्वालिटीज के पेपर्स होते हैं उनको रैप करके लॉकर्स में रख दिया जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रख दिया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन जो आपने लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ होंगी ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ इंडिया में फाइल होनी होंगी, कुछ होंगे जो आपने किसी PCT या मे बी पेरिस कन्वेंशन के हिसाब से फाइल किया होगा तो उसके हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा। फिर दूसरा कैटेगराइजेशन ये होगा कि जो आप एप्लीकेशन की फाइलिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो किस तरीके की एप्लीकेशन है, यानी क्या उसके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी एग्जामिनर को देखना है, और अगर डेफिनेटली एग्जामिनर तो होगा बट वो एग्जामिनर कौन सी क्वालिफिकेशन का है, इंजीनियरिंग है या टेक्निकल है या बायोलॉजिकल है, केमिकल है, किस तरीके की एक्चुअली एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे उस कैटेगरी के एग्जामिनर को वो एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। अगर यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आ जाती है, ऑल्दो अलाउड नहीं है, बट अगर एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो वहां पे वो सीधी सीधी कंट्रोलर को फॉरवर्ड करी जाएगी। उसका होगा क्या नीचे अभी हम समझेंगे। उसके बाद फर्दर 4th पॉइंट में लिखा गया है कि
अगर जो आपने समरी दी है, एब्स्ट्रैक्ट दिया है, वो सही नहीं है एप्लीकेशन में, तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट सही नहीं है, आप इसको सही करके दीजिए। दैट आफ्टर आपको दोबारा से सबमिट करना होगा। लिखा है कि इफ नॉट फाउंड प्रॉपर द एब्स्ट्रैक्ट विल नीड टू बी रिकास्टेड यानी रीड्राफ्टेड सूटेबली सो एज टू प्रोवाइड बेटर इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज। क्योंकि अभी तक हमने बात भी करी बेस्ट इन्वेंशन, तो अगर हमारा इन्वेंशन ऐसा है जो सामने वाले को, कंट्रोलर को कंफ्यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि लोगों को भी वो कंफ्यूज करेगा। तो कंट्रोलर अपने स्यू मोटो पे ये जज कर सकता है कि ये बेस्ट मेथड बता रहा है या फिर नहीं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद स्क्रूटनी उसकी स्टार्ट हो जाएगी एंड डेफिनेटली सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपने जिस ज्यूरिसडिक्शन में एप्लीकेशन फाइल करनी है वहां पे करी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा, अगर हम रहते हैं, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ मान लीजिए दिल्ली है और आपने एप्लीकेशन फाइल करी है मुंबई में और मुंबई का कोई कनेक्शन नहीं है आपसे, ना आपका वहां पे इन्वेंशन ओरिजिनेट हुआ है, ना आप वहां पे रहते हैं, तो ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। तो इन बेसिस पे चेक किया जाएगा और ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे नहीं होगी तो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करी जाएगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ राइट, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, फॉर्म फाइल करना, फॉर्म 3 हमें अंडरटेकिंग एंड देन फॉर्म 4 एंड 5 फाइल करना होगा। देखना होगा कि ये फॉर्म्स आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। अगर नहीं आ गए हैं तो जो एक्सटेंशन लिया है क्या उसके समय के अंदर ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आउटराइटली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बाकी सारी चीजें, यानी अगर डेथ सर्टिफिकेट है, असाइनमेंट अग्रीमेंट है या कोई ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो हम एप्लीकेशन फाइल करें ये मे बी किसी रीजनल लैंग्वेज में हो, तो वो आपसे कह सकते हैं कि इसकी ट्रांसलेटेड रिक्वायर्ड कॉपी चाहिए हमें हिंदी एंड इंग्लिश में, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी। उसके बाद बाकी सब चीजें चेक करी जाएंगी, जैसे कि फोंट। देखिए कितनी छोटी सी चीज है फोंट। कोई कैलिबरी यूज करेगा, शायद कोई एरियल नैरो, हो सकता है कोई टाइम्स न्यू रोमन या मे बी बहुत सारे। तो ये देखा जाएगा कि जो फोंट आपने यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। इसके लिए अलग से गाइडलाइंस है, बट वो हमारे कोर्स का कंटेंट पार्ट नहीं है। आपने जो ड्राइंग बनाई है वो सही है कि नहीं, साइन किया है कि नहीं, पावर अटर्नी लगाई है नहीं लगाई है, क्लेम्स को सही से बनाया है नहीं बनाया है, और डेफिनेटली बाकी सारी चीजें जो इससे रिलेटेड है फॉर्म 5 एंड फॉर्म 6 में, ये भी आपको बतानी होंगी। कुछ देर पहले एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। अब हुआ क्या कि मान लीजिए एक एप्लीकेशन आई जिसको प्रोसेस करने के बाद ये कंट्रोलर को रियलाइज हुआ कि जो एप्लीकेशन है वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को, इस पैराग्राफ को मैं अभी समझा रहा हूँ जिसका नाम है सीक्रेसी डायरेक्शन। वो एप्लीकेशन को क्या करेगा, कंट्रोलर जो होगा वो डेफिनेटली कह देगा अपने जो लोग काम करते हैं कि इस एप्लीकेशन को, क्योंकि एक बार यहाँ से एप्लीकेशन हो जाएगी तो उसको पब्लिश कर दिया जाएगा और फिर ऑब्जेक्शन होंगे वहां पे। तो क्योंकि पता ही नहीं है कि कंट्रोलर ने अभी इसको एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करना है कि नहीं, तो कहेगा अपने स्टाफ को कि इसको प्रोहिबिट किया जाए, इसको पब्लिकेशन ना करा जाए एप्लीकेशन का, क्योंकि एक डिफेंस का मैटर है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में डिस्कशन करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 महीने में सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। यानी आपके पास अगर एक कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन आ चुकी है और अभी 6 महीने, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट्स से जून में सारी एप्लीकेशन एक बार देख ली है, तो अब उसके बाद अगर जुलाई अगस्त सितंबर कहीं भी एप्लीकेशन डिफेंस की आ रही है, एटॉमिक एनर्जी की आ रही है, तो कंट्रोलर जो है वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड तो कर सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट साल में 2 ही बार एप्लीकेशन देखेगी। फॉर एग्जांपल एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो जितना भी लॉट होगा तो सारा एक साथ देखा जाएगा रादर देन एक एक एप्लीकेशन को रिव्यू करके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू करती है इसको एप्लीकेशन को और उसको लगता है कि इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली कंट्रोलर को बता सकते हैं, कंट्रोलर आगे फॉरवर्ड कर देगा वो एप्लीकेशन। बट अगर इसके अंदर कोई भी इशू लगता है तो डेफिनेटली सीक्रेसी डायरेक्शन से कुछ भी इंडिया के इंटीग्रिटी से ये अलग है या इंडिया की डिफेंस को ये हार्म कर सकती है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बट जब तक कंट्रोलर को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज के आगे नहीं बढ़ेगा। नाउ आई थिंक ये एक वीडियो के लिए सफिशिएंट था जो आज हमने बात करी। अराउंड हम 2 आवर्स के आसपास पहुंच चुके हैं। सो अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा विच इज पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, और कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्ट करें, जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज क्या है, इसको मैं चाहूँ तो एक में भी खत्म कर सकता हूँ, बट जस्ट टू मेक श्योर इट्स इजी फॉर यू टू वॉच और मेरे लिए भी इजी रहे, जिससे कि मुझे पता रहे कि इस वीडियो में कितना कंटेंट है एंड भेजने में जब इसको शेयर किया जाए आपसे तो भी इजी रही है। तो इसलिए इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 2 आवर्स एंड डेफिनेटली राइट बैक आई विल स्टार्ट अनदर वीडियो जिसमें बाकी कंटेंट को हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे उसके अंदर हम ये खत्म कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आई होंगी एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। एंड प्लीज जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा,
Also, if you like, you can share with your friends. I'm on YouTube as well as on Facebook. अगर आप YouTube पे नहीं तो Facebook पे मुझे कोई भी कमेंट मैसेंजर के थ्रू भेज सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, and I'll try my best to answer those questions. So thank you so much for your time today, and I shall see you back very soon. So thank you so much. Thanks.